तो अभी सबसे पहले इंटरव्यू कोई भी लोग देने जाते हैं तो सबसे बड़ा मिस्टेक क्या क्या करते हैं उसके बारे में आज मैं प्रैक्टिकल थोड़ा बात करेगा। देखो, कुछ कंपनी का मैं नाम लेगा, किसी को बुरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कुछ कंपनी ऐसी है कि वो ऐसा सोचेगी हमारे बारे में ऐसा क्यों बोला। देखो, मुझे जो दिखा वही मैं बोला हूँ, प्रैक्टिकल। ठीक है, कुछ कंपनी है, लॉयड है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर है, आईसीएस है, एचजीएस है, टीयूवी है, ऐसा बहुत सारी कंपनियां हैं। तो उसमें इंटरव्यू कैसे देते हैं, वो कंपनी में इंटरव्यू हम देने जाते हैं तब क्या क्या हमको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिटर्न एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, तो उसके बारे में आज हम बात ज्यादा करेंगे। तो कभी कभी है ना, लोग स्मॉल मिस्टेक करते हैं। ये स्मॉल मिस्टेक जो रहता है ना, वो फेल होने का आपका चांस बन जाता है। सबसे पहले आपको बोला जाता है कि टेल अबाउट योर सेल्फ। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपका कल इंटरव्यू है, तो कम से कम आप अपनी सेल्फ को तो प्रिपेयर करिए। टेल अबाउट योर सेल्फ बोला है, इसका मतलब खाली 2 मिनट में बोल दिया माई सेल्फ विशाल दामिलिया, तो ये सब चीज नहीं चलेगा। टेल अबाउट योर सेल्फ में लोग एक एक घंटा निकाल देते हैं उसका सेल्फ डिस्क्राइब करने में। तो आपको ये सब चीज समझना पड़ेगा। मैं गल्फ में इंटरव्यू दिया, मेरा आरामको में इंटरव्यू हुआ, मेरा पहला क्वेश्चन मुझे यही पूछा गया, टेल अबाउट योर सेल्फ। तो हम लोगों को पूरा सेल्फ को डिस्क्राइब करना है। तो डिस्क्राइब कैसे करेंगे? ऐसा वहां पे जाके सीधा हमको क्वेश्चन पूछा, हमारे मन में आ गया, हमने बोल दिया, ऐसा नहीं। सबसे पहले आपको पता है कि कल मेरा इंटरव्यू है, तब हमको पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा कि भाई अंदरों अंदर मन से, हमारे माइंड से, अंदर से हमको अपने अकेले अकेले बोलना पड़ेगा कि टेल अबाउट योर सेल्फ का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं क्या बोलेगा, माई सेल्फ विशाल दामिलिया। फिर वर्किंग का आपको स्टाइल बोलना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी में, लास्ट कंपनी में कौन सा आप काम कर रहे थे और अभी करंट कंपनी में उससे प्रीवियस कंपनी क्या था, वो आपको डिटेल देना पड़ेगा। माई सेल्फ विशाल दामिलिया, वर्क इन टीयूवी नोड। ठीक है, तो टीयूवी नोड आपको प्रेजेंट करना है क्योंकि आपका कंपनी, करंट कंपनी वही है। आपका इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको कैसे, उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई आप कौन सी कंपनी में है? वो रिज्यूम, कभी कभी इंटरव्यूअर इतना खड़ूस होता है, वो रिज्यूम भी नहीं देखता है, पता है। आपका एटीट्यूड कैसा है वो देखता है, आपका बोलने का स्टाइल कैसा है वो देखता है, आपका फिजिकल स्मार्टनेस कितना है वो देखता है। तो टेल अबाउट योर सेल्फ में खाली आप बोल दिया कि माई सेल्फ विशाल दामिलिया, तो घंटा भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, माई सेल्फ विशाल दामिलिया, वर्क इन टीयूवी नोड, अवेयर इन ASME कोड B31.3, ASME सेक्शन 9, सेक्शन 8, डिवीजन 1, सेक्शन 5, AWS D1.1, IBR। ये सब चीज आपको जितना आपने कोड में काम किया है वो फेमिलियर विथ ऐसा करके आपको बोलना पड़ेगा। तो खाली टेल अबाउट योर सेल्फ में आप बोल देंगे कि माई सेल्फ XYZ एंड इन माई फैमिली माई फादर नेम इज दिस एंड माई मदर नेम इज दिस एंड ब्रदर नेम इज दिस, ये कोई मैटर नहीं करता है। आपको कोड आपका कितना अवेयर है, आप कौन से कोड में डेप्थ नॉलेज रखते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। फिर आता है आपका सर्टिफिकेशन। देखो, ये बड़ी कंपनी में जब आप इंटरव्यू लेते हैं, हमारा टॉपिक ये है हाउ टू क्रैक थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर। तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर मतलब क्या आप मिनिमम 4 to 5 ईयर के अबव एक्सपीरियंस जाते हैं तभी ये सब कंपनी का आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। ठीक है, अगर हाँ 2 ईयर के बाद आपको मिल गया तो वेल एंड गुड, आप लकी आदमी है। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर का इंटरव्यू देने जाते हैं तो 4, 5, 6 अबव ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए तब जाके, और आपका एक्सपीरियंस होने के बाद आपके पास कुछ सर्टिफिकेशन होने चाहिए। अगर सर्टिफिकेशन आपके पास CC 3.1 नहीं है, आपके पास बिगेस नहीं है, आपके पास AWS नहीं है, आपके पास API 570 नहीं है, आपके पास API 510 नहीं है, तब आपका घंटा सिलेक्शन होने में बहुत कम चांस रहेगा आपका। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, मैं भी 5 ईयर एक कंपनी में निकाला, फिर 5 ईयर के बाद हमको भी पता चला, लोगों ने बोला कि भाई सर्टिफिकेशन कर लो क्योंकि यही फील्ड में आपको लाइफ टाइम गुजारना है, तो आपको कोई स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा। आप ऐसा करेंगे कि हाँ मुझे खाली 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, मेरे पास NDT लेवल 2 है, तो नहीं चलेगा। अभी ये सिचुएशन गया है, लेवल 2 का सिचुएशन अभी बहुत सब लोग अभी कर दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना। पहले एक टाइम था, आज से 8 से 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे कंपलसरी था कि भाई हाँ क्वालिटी इंस्पेक्टर है तब आपको NDT लेवल 2 मिनिमम चाहिए। अभी ऐसा नहीं है, अभी आपको क्वालिटी लेवल 2 तो कंपलसरी हो ही गया है, लेकिन अभी और आपके पास क्या है,
आपके पास C Swift 3.1 है, आपके पास BGS है, आपके पास AWS है, आपके पास API 570 है, API 510 है, आपके पास है क्या, डैमेज मैकेनिज्म का है, API 650 653 है, क्या है। अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन नहीं होगा तो आपके साथ में कॉम्पिटिटर है, उसका सिलेक्शन उसके पास है तो उसका सिलेक्शन पहले प्रीफर होगा। तो हमको पता है कि हम लोगों को यही लाइफ गुजारना है, यही फील्ड में हमको आगे बढ़ना है, तो कम से कैसे भी करके पैसा ब्याज पे लेके या फिर आपका फ्रेंड से लेके या फादर से कुछ जुगाड़ करके, कैसे भी जुगाड़ करके आपको स्पेशलाइजेशन कोई एक में करना पड़ेगा। कोई एक चीज में आप स्पेशलाइजेशन है तब आपका लाइफ जिंगालाला बनेगा, तभी आपका सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा है, समझ रहे। ओके, एजुकेशन सर्टिफिकेट, चलो बी मैकेनिकल नहीं है तब भी चलेगा, आपके पास बीकॉम है तब भी चलेगा, आप खाली ग्रेजुएट है तब भी चलेगा, लेकिन आपके पास स्पेशलाइजेशन है तो आपको कोई नहीं पूछेगा आपका बी मैकेनिकल है कि नहीं है। आपके पास C Swift 3.1 है तो आपको कोई नहीं पूछेगा कि बी मैकेनिकल है या डिप्लोमा है, अगर नहीं भी होगा तब भी चलेगा। लेकिन आपके पास अगर आप बीकॉम करने के बाद सीधा C Swift 3.1 कर रहे हैं, बीकॉम करने के बाद अगर BGS कर, मैं बहुत सारे लोगों को देखा है गल्फ कंट्रीज में कि लोग BA है, BE है, और सॉरी ये बीकॉम वाले लोग हैं, वो कुछ साल तक वो इंडस्ट्री में काम करते हैं, एज अ सुपरविजन हो या एज अ सुपरवाइजर हो या फिर कंस्ट्रक्शन में हो या प्रोडक्शन इंजीनियर हो, ऐसे पहले काम करते हैं। उसको कुछ एक्सपोजर होने के बाद फिर वो C Swift के लिए अप्लाई करते हैं जुगाड़ करके। सर्टिफिकेशन का अब पता तो है आपको, इंडिया में सब चलता है, वर्ड यूज हो ही रहा है, तो सर्टिफिकेशन कैसे भी जुगाड़ करके एक्सपीरियंस लेटर दिखा के, आप 5 साल का एक्सपीरियंस लेटर दिखा के आप C Swift 3.1 कर दे रहे हैं, फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि आप बी मैकेनिकल है कि नहीं है। हाँ पूछेगा तो वेल एंड गुड, आपके पास है तो वेल एंड गुड, तो ये कोई अच्छी बुरी बात नहीं है कि आपके पास बी मैकेनिकल है फिर भी ऐसा हुआ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन आपके पास स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन में क्या क्या, C Swift 3.1, C Swift 3.1 में क्या होता है कि जब देखो आप जब गल्फ कंट्रीज में इंटरव्यू देते हैं तब आपके पास C Swift, अगर आप वेल्डिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो C Swift 3.1 होना कंपलसरी बन जाता है। आपको पहले प्रीफर, भले ही आप फ्रेशर है, आप फ्रेशर होके जिसे एग्जांपल के तौर पे अभी 2020 चल रहा है, जुलाई 2020, अगस्त, अभी तो अगस्त चल रहा है, अगस्त 2020 चल रहा है, आप भले ही आपने कल ही एग्जाम पास किया, फिर भी आपके पास सर्टिफिकेशन आ गया ना भाई, मैंने कल एग्जाम पास हुआ है C Swift 3.1, तब भी इंटरव्यू थोड़ा लेट गो करके आपको सिलेक्शन कर सकता है कि भाई कोई बात नहीं, वो सीख लेगा, C Swift 3.1 तो है, हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट C Swift 3.1 का था तो वो तो है, तो ठीक है चलो उसको सिलेक्ट कर लो। तो इवन ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपके पास स्पेशलाइजेशन नहीं है तो प्रॉब्लम। ओके, C Swift 3.1 में टोटल 5 क्वेश्चन पेपर है। सेट ए सॉरी जनरल पेपर, जनरल में 30 क्वेश्चन है, स्पेसिफिक में 60 क्वेश्चन है, और प्रैक्टिकल पाइप एंड प्रैक्टिकल प्लेट, उसमें 2 पेपर, पाइप का एक पेपर, प्लेट का एक पेपर, एक मैक्रो का एक पेपर। आज तक मैंने जितने भी लोगों को, मतलब हम लोग जितना ट्रेनिंग किया है, मैंने भी जो लोग को देखा है, वो लोग कभी भी 5वां पेपर है मैक्रो, उसमें कभी कोई फेल ही नहीं हुआ, एकदम इजी पेपर आता है। फेल लोग कहाँ होते हैं, तो फेल जो है वो लोग कहाँ होते हैं, तो वो मैं थोड़ा दिखा देता हूं आपको। कुछ लोग है ना जानबूझ के फेल होते हैं, एकदम सीली मिस्टेक करते हैं। C Swift का जब आप एग्जाम देने बैठते हैं, मैं देखो सबका बात करेगा आज, API 570 का भी बात करेगा, 510 का, BGS का, AWS का, फिर बाद में फिर हम इंटरव्यू में आएंगे, ठीक है। थोड़ा ये स्पेशलाइजेशन का थोड़ा बात कर लेते हैं, बाद में हम वापस घुसेंगे। बराबर जा रहा है ना भाई, देखो यहाँ पे ये पेपर स्टाइल है, दिख रहा है, इतना पेपर स्टाइल रहता है, आप टिक मार्क करने में कांड कर देंगे। आपको पता है कि जनरल का पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूं, 18 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, तो ये जो आप 18 है ना, उसको जनरल में टिक करना है आपको, ABC जो भी है, लेकिन आप 18 का टेक्नोलॉजी में आप टिक कर देंगे क्योंकि उसके जस्ट बगल में है। ये सब आपको देखना पड़ेगा। लोग प्लेट का एग्जाम देते हैं लेकिन वो टिक मार्क पाइप के अंदर कर देते हैं। प्लेट 1 का एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका टिक मार्क साला पाइप में कर देंगे। तो देखो ये सिमिलरिटी है, थोड़ा सिमेट्रिकल दिखता है, इसके लिए आपको थोड़ा ये प्रॉब्लम होने का चांस है। और इवन मुझे भी प्रॉब्लम हुआ था, ऐसा नहीं है कि आपको होता है, मोस्ट ऑफ लोगों को 1-2 क्वेश्चन में ऐसा मिस्टेक होता है।
तो आप देखिए कि आप किसका पेपर दे रहे हैं, उसी पेपर में आप टिक मार्क करिए। आप जनरल का पेपर दे रहे हैं और साला जो 20 नंबर का क्वेश्चन है और 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे टिक मार्क करने की जगह पे आप टेक्नोलॉजी का 20 नंबर का क्वेश्चन टिक मार्क आंसर टिक मार्क करके आ जाएंगे, तो गलत है। तो मोस्टली लोग उसी की वजह से फेल होने का चांस रहता है। दूसरा फेल होने का चांस ये है, प्लेट एंड पाइप का प्रैक्टिकल आप प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते, वो भी एक रीजन है। ठीक है, यहां पे देखो क्लियर लिखा है, जनरल का 30 क्वेश्चन है, स्पेसिफिक का 60 क्वेश्चन है, प्लेट का प्रैक्टिकल है उसका 20 क्वेश्चन है, पाइप का प्रैक्टिकल है उसका 20 क्वेश्चन है और मैक्रो का 12 क्वेश्चन है। ठीक है, मैक्रो में फेल क्यों होते हैं लोग? मैक्रो में तो क्या, GTAW ऊपर क्लियर लिखा है भाई कि GTAW प्रोसेस है, उसमें आपका 1-2 क्वेश्चन है, वो एक क्वेश्चन में टंगस्टन इंक्लूजन आंसर लिखा है कि भाई नीचे का डिसकंटिन्यूटी कौन सा है, तो आप टंगस्टन इंक्लूजन SMAW में टंगस्टन इंक्लूजन आप मार के आ जाएंगे, तो गलत ही है ना, एकदम क्लियर बात गलत है। तो SMAW में आपको मिनिमम पता होना चाहिए कि यहाँ पे टंगस्टन इंक्लूजन आंसर नहीं है, यहाँ पे स्लेग इंक्लूजन हो सकता है, पोरोसिटी हो सकता है, पिनहोल हो सकता है, तब आप GTAW का टंगस्टन उसमें मार के आ जाएंगे तो आप फेल होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, ये पेपर हो गया हमारा CSIP 3.1 का। बिगेस्ट का अगर बात करें तो बिगेस्ट जो होता है, बिगेस्ट में जनरली 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन पेपर है। जैसे CSIP में 5 क्वेश्चन पेपर है, वैसे बिगेस्ट में 2 क्वेश्चन पेपर है। उसमें से एक प्रैक्टिकल है, एक हमारा जनरल जैसा हम जो टिक मार्क करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप वैसा है। ठीक है, बिगेस्ट के क्या अपॉर्चुनिटी है? देखो, अगर कोविड-19 अगर रनिंग कंडीशन में वैसा ही चलता रहा, 1-2 साल कंटिन्यूस ऐसा ही रहा, तब आप एक चीज याद रख लीजिए, CSIP का कोई वैल्यू बनने वाला नहीं है, क्योंकि नए प्रोजेक्ट आने वाले नहीं है। नए प्रोजेक्ट लोग स्टार्ट कम करेंगे भी, तब भी कम करेंगे, और कम करेंगे उसमें भी जो लोग CSIP 3.1 किया है उसको ऑलरेडी 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है या 5 ईयर से अबव एक्सपीरियंस है, वैसे लोगों को सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन अभी आप CSIP 3.1 करने बैठेंगे तो चांस थोड़ा कम है आपको। हाँ, कोविड नहीं था, आपका मनी का फ्लो मार्केट में होता था, तब ठीक है, CSIP 3.1 कर लो। प्रोजेक्ट नहीं आता है तो उसमें रिक्वायरमेंट आता ही है तो आप कर लो, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बिगेस्ट का इसके लिए रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब आपका कोई प्रोजेक्ट होता है वो ओल्ड तो होता है ना, उसको रस्टिंग तो बनता है ना, वो कोई भी प्रोजेक्ट आपका ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो रनिंग कंडीशन में है, वो रस्टिंग तो होता है, तो उसमें पेंटिंग का तो जरूरत आएगा, शटडाउन तो होगा, तब जाके बिगेस का, अगर ये कोविड-19 लॉन्ग टर्म तक चला तब बिगेस का वैल्यू एकदम से बढ़ जाएगा, API 570 का वैल्यू एकदम से बढ़ जाएगा, AWS का वैल्यू भी नहीं कम रहेगा, CSIP 3.1 का भी वैल्यू कम रहेगा। लेकिन बिगेस, सर किसी का आवाज आ रहा है सर, प्लीज बंद कर दीजिए। ओके, अभी एजुकेशन सर्टिफिकेशन में आपका स्पेशलाइजेशन है CSIP 3.1, वेल एंड गुड, आपका सिलेक्शन थोड़ा फास्ट होगा। अगर CSIP 3.1 आपको नहीं करना है, आप लोग अभी सोचते हैं कि मुझे बिगेस करना है, तब आप बिगेस भी कर सकते हैं। बिगेस में 2 क्वेश्चन पेपर है, तो दोनों में से आप पास होते हैं। तो हाँ, मैं CSIP में एक चीज बोलना भूल गया, अगर आप जनरल पेपर में आप 5 पेपर दिया, उसमें एक जनरल में फेल हो गए, बाकी सब में पास हो गए, तब आपको जनरल पेपर फेल होते हैं तो आपको 2 चांस और मिलता है। अगर आप स्पेसिफिक 3 चांस मिलता है। अगर आप स्पेसिफिक पेपर में फेल होते हैं तो आपको 3 और चांस मिलते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल प्लेट एंड पाइप में फेल होते हैं तब आपको 2 चांस मिलते हैं, मैक्रो में भी आपको 2 चांस मिलते हैं। तो आपको ये सब चीज देखना है। बिगेस्ट अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपका गल्फ में कितना सैलरी हो सकता है, इंडिया में कितना सैलरी हो सकता है, उसकी थोड़ी बात करते हैं। देखो, ये आज हमारा टॉपिक जो है इंटरव्यू का है, तो मैं आज जनरली बात करेगा। पहले तो हम बात करते थे एकदम डेप्थ में, ASME में ये पॉइंट में यहाँ पे ऐसा लिखा है, इसके लिए हमको ऐसा ही करना चाहिए, ये सब चीज अब अभी बहुत सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज हम इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं उसके बारे में ही थोड़ा बात करेंगे। इंटरव्यू के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कुछ अच्छी कंपनियां आती है तो हमको कैसे बिहेव करना चाहिए, उसमें कैसा एटीट्यूड आपका होना चाहिए, उसके बारे में ही आप ज्यादा बात करेंगे। ओके, बिगेस्ट जो है वो पेंटिंग इंस्पेक्टर का कोर्स है। लोग नेस्ट लेवल 1, नेस्ट लेवल 2 भी करते हैं, लेकिन अभी मार्केट कंडीशन में बिगेस्ट थोड़ा ज्यादा चलता है तो लोग ज्यादा करते हैं। ठीक है, बिगेस्ट का फीस जो है 1,20,000 या 1,06,000, अभी तक 1,06,000 था, लेकिन अभी थोड़ा बढ़ा है वापस। CSIP का ही ऐसा ही है,
हाल, दोनों का सेम सेम रेट है, ठीक है। बीगेस करने से फायदा यह है कि आपको गल्फ कंट्री में सबसे ज्यादा चांस मिलेगा जॉब का। तुरंत आप खाली ऐसा बोलेंगे ना कि मेरे पास बीगेस है, तब आपको ज्यादातर इंडिया में इंटरव्यू में, इंडिया में अगर वो क्लाइंट आया है तो अगर इंडियन क्लाइंट है तो मोस्टली वो कम क्वेश्चन पूछता है, आपके पास बीगेस रहता है तो। हाँ, आपके पास अगर बीगेस नहीं है तब आपका थोड़ा डेप्थ में जाएगा और आपको रिजेक्ट करने का वो ट्राई करेगा। लेकिन आपके पास अगर बीगेस है, अगर उसको बीगेस का रिक्वायरमेंट रियल में है तो वो आपको मोस्टली सिलेक्ट करता है। बीगेस वाले बहुत कम है मार्केट में, ठीक है। इवन मैं मेरी कंपनी की बात करूं, टीयूवी नॉड की बात करूं, तो उसमें भी 2 से 3 ही लोग हैं। सीसीफ वाले हम लोग बहुत सारे हैं, लेकिन बीगेस वाले बहुत कम है। रेट सबका सेम है, ठीक है। ओके, अभी एडब्ल्यूएस की बात करते हैं। एडब्ल्यूएस है वो इंडिया में ज्यादा चलता है, गल्फ कंट्री में कम चलता है। गल्फ कंट्री में एडब्ल्यूएस की कंपेयर में सीसीफ 3.1 चलता है, क्योंकि देखो सबका अपना अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। टीडब्ल्यूआई ने गल्फ की बहुत सारी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया और उसको बोला कि आपको वैसा ही अगर वेल्डिंग इंस्पेक्टर लेना है तो आपको कंपलसरी सीसीफ 3.1 वाला लेंगे, तब आप हमारे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। वैसा करके कुछ कोलैबोरेशन किया। जो भी चार्ज दिया वो एक अलग मैटर है, उसका मैटर है। लेकिन हम लोगों को तो अभी इंटरव्यू पास होना है तो हमको ये सब चीज करना पड़ेगा। एडब्ल्यूएस का फीस 60,000 है, ठीक है, 60 to 70,000, उससे हाफ है। बिगेस्ट सीस्वीप का 3.1 जो करते हैं उससे हाफ है एडब्ल्यूएस का फी। ओके, अभी सीस्वीप का जो फीस है उससे हाफ होने का रीजन भी एक दूसरा है, क्योंकि एडब्ल्यूएस 3 ईयर के लिए वैलिड है, सीस्वीप 5 ईयर के लिए वैलिड है। सीस्वीप का अगर आपको रिन्यू करना है तो आप 5+5 ऐसा करके 10 ईयर तक आप ले सकते हैं, लेकिन एडब्ल्यूएस लेना है तो 3+3 6 ईयर तक आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चॉइस ऑफ योर, आपको कौन सा करना है वो आपके ऊपर। अगर आप इंडिया में ही जॉब करना चाहते हैं, रनिंग कंडीशन में बहुत लॉन्ग टर्म तक इंडिया में ही खींचना चाहते हैं, तो आप एडब्ल्यूएस करिए। अगर आप गल्फ कंट्री में जाके और इंडिया में भी काम करना चाहते हैं और कभी कभी गल्फ में भी आप जाना चाहते हैं, तब सीस्वीप करिए। अगर आप इंडिया में काम करना चाहते हैं तो आप नेस लेवल 1 या नेस लेवल 2 करिए। अगर आप गल्फ कंट्री में जाना चाहते हैं और इंडिया में भी काम करना चाहते हैं, दोनों जाए साइड से। इंडिया में थोड़ा कम अपॉर्चुनिटी है बिगेस का, लेकिन इतना भी कम नहीं है। नेस वाले का जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां पे बिगेस वाले का है ही, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नेस वाले को पहले लेंगे बिगेस वाले को बाद में लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको भी लेंगे, लेकिन थोड़ा प्रीफर जो है आपका सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा कम जाएगा, नेस वाले का थोड़ा ज्यादा जाएगा, ठीक है। बिगेस वाले का सैलरी स्ट्रक्चर गल्फ में थोड़ा ज्यादा जाएगा, नेस वाले का वहां पे कम जाएगा। ओके, एपीआई 570 और एपीआई 510, इसका फीस कितना है? $900 है। अगर $900 को हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 69,000 होता है, 68 to 69,000, मतलब 70,000 आप रख दो। तो 70,000 में एपीआई 570 एपीआई 510 होता है। एपीआई 570 जो है वो पाइपिंग का कोड है, एपीआई 510 है वो प्रेशर वेसल एंड टैंक इंस्पेक्शन का है। तो देखो, अभी मैं आपको ये ऐसा बोलूं कि अगर कोविड-19 लॉन्ग टर्म तक चलेगा तब आपको 570 का वैल्यू बढ़ जाएगा। आप ये फंडा याद रखिए। क्यों? क्योंकि देखो प्लांट का शटडाउन तो आएगा। एलएनटी में, एलएनटी का जो प्लांट, कुछ प्लांट है ओल्डर प्लांट है, उसमें पाइपिंग जो है उसका शटडाउन तो आएगा। शटडाउन में मोस्टली किसको प्रीफर करते हैं? एपीआई 510 एपीआई 570 वाले को। वहां पे उस टाइम पे शटडाउन में सीस्वीप 3.1 बिगेस्ट तो है ही, लेकिन सीस्वीप 3.1 एडब्ल्यूएस वाले को कम प्रीफर करेंगे, लेकिन एपीआई 570 510 और बिगेस्ट या नेस लेवल वाले को पहले प्रीफर करेंगे शटडाउन में। तो कोविड-19 चलता है तो ऐसा मतलब आप समझ लीजिए। देखो अभी सऊदी की मैं बात करता हूं। सऊदी में एक टाइम था, आज से 6 मंथ पहले की बात, जब मैं वहां पे था सऊदी में, बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, बहुत सारे ह्यूज प्रोजेक्ट। आपको वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे कौन सी कंपनी में जाना है, वैसा आपको सोचने में मजबूर कर देगा। इतना वहां पे प्लांट है, वहां पे प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन अभी कोविड की वजह से बहुत प्रोजेक्ट कम हो गया, उसका 80% कम हो गया, मतलब 20% ही बचा। अगर कोविड-19 वैसे ही चलता रहा तब आपका एपीआई 570 का वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि शटडाउन तो आएगा। अगर आपका शटडाउन आएगा तब आपको 570 वाले को पहले प्रीफर करेंगे, तो आपको वो फायदा है। उसका फीस भी कम है, 70,000 है। आप ये सब चीज कहां देख सकते हैं? तो ये सब चीज ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है एपीआई 570 का, कौन लोग एग्जाम दे सकते हैं, कौन नहीं दे सकते, उसका एक वीडियो है और उसमें भी साइट के साथ दिखाया है। api.org ऐसा करके एक वेबसाइट है, उसमें सर्टिफिकेशन एंड प्रोग्राम में जाएंगे तब आपको क्लियर बात समझ में आएगा। मैं एक थोड़ा निकाल ही देता हूं कि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। थोड़ा नेट स्लो है
लेकिन मैं निकालता हूं। चलो सर, आवाज आ रही है ना मेरी? ओके, API.org, एकदम सिंपल, इतना ही लिखना है। API.org आप एंटर मारो, देखो अभी तुरंत निकलेगा। उसमें आपको फी स्ट्रक्चर क्या है, उसका कोर्स कंटेंट क्या है, सब चीज पूरा डिटेल में लिखा गया है। प्रोडक्ट एंड सर्विस में आपको जाना है, ठीक है। प्रोडक्ट एंड सर्विस में इसमें इंडिविजुअल प्रोग्राम ICP, इसमें जाना है आपको। एकदम सिंपल है। API.org, उसमें प्रोडक्ट एंड सर्टिफिकेशन में, और इसमें यहाँ पे देखो फीस है, शेड्यूल एंड फीस। तो यहाँ नया कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि साला में हमको कैसे पता चलेगा क्या है कैसे, उसका फीस स्ट्रक्चर भी है और कब कब एग्जाम लिया जाएगा वो भी डिटेल दिया गया है। यहाँ पे फीस में जाएंगे तो $940 है, देख रहे हैं आप। अगर $940 में अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं 74-75 रुपीज के हिसाब से, तो 70,000 नियर होता है, 70, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा है API 510, 570, 653, उसका इतना है। आपको API मेंबर फीस, अगर API मेंबर है तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको थोड़ा कम फीस है, लेकिन जनरली लोग मोस्टली API मेंबर नहीं होते हैं, तो आपको ये लास्ट वाला कॉलम फॉलो करना है। ओके, ये हो गया API का बात। API का यहाँ पे कितना सैलरी होगा, गल्फ में कितना सैलरी होगा, API का जनरल में बोल रहा हूँ। देखो फिर कुछ लोग बोलेंगे कि मैं तो साला API था और मुझे तो 50,000 मिला, तो एक अलग मैटर है। लेकिन जनरली 1 लाख से अबव सैलरी जाता है गल्फ कंट्रीज में API वाले का। API 570, 510 वाले का 1 लाख से अबव जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप लकी है तो आपको पर मंथ 3 लाख भी मिल सकता है, वो आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड है। ओके, इंडिया में कितना सैलरी होता है API 570, 510 किया तो इंडिया में जनरली 35,000 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर आप लकी है तो अबव भी जा सकते हैं, लेकिन कम नहीं रहते। हाँ, कुछ लोग है एकदम फ्रेशर है और फ्रेशर होके API 570 किया है और उसको इंटरव्यू भी जैकिंग थ्रू हुआ है, तो उसको अलग है 25,000 भी मिल सकता है। लेकिन मैं जनरल बोल रहा हूँ, किसी को यहाँ पे बुरा नहीं लगाना है कि यार मैं तो API हूँ, अभी तो मेरा इतना ही सैलरी है। अगर उतना सैलरी है तो प्रॉब्लम, आप थोड़ा जंप मारिए दूसरी कंपनी में, ठीक है। ओके, मैं आशा करता हूं ये सब चीज आपको थोड़ा समझ में आया होगा। इसके बाद आता है गुड एटीट्यूड। अगर आपके पास गुड एटीट्यूड नहीं है, आप प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू में प्रेजेंट करने के टाइम थोड़ा एंग्री हो जाए। मैं एक फ्रेंड का नाम नहीं देता हूं, लेकिन मैं एक फ्रेंड का इंटरव्यू करवाया रिलायंस में। जब मैं रिलायंस में उसका इंटरव्यू करवाता हूं, उसका जो हेड है वो उसके साथ लिटरली वो झगड़ने लगा इंटरव्यू में। तो आपको ऐसा नहीं करना है। एसेंशियल वेरिएबल, सप्लीमेंट्री वेरिएबल के बारे में उसने क्वेश्चन पूछा, तो भले ही वो गलत है, इंटरव्यूअर जानबूझ के भी कभी कभी गलत क्वेश्चन आपको पूछता है, आपको थोड़ा गुस्सा आता है, तो इसका मतलब ये नहीं आपको गुस्से में उसको प्यार से समझाना है। देखिए सर, एसेंशियल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जिसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी के ऊपर इफेक्ट होगा, तो उसी को बोलते हैं एसेंशियल वेरिएबल। सप्लीमेंट्री वेरिएबल इसको बोलते हैं कि आपका टफनेस प्रॉपर्टी के ऊपर इफेक्ट होता है, तब आपका सप्लीमेंट्री वेरिएबल हमारे WPS या PQR में इन्वॉल्व होता है। तब क्वेश्चन ये था कि भाई आपका सप्लीमेंट्री वेरिएबल है, वो एसेंशियल वेरिएबल भी बोल सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? सप्लीमेंट्री वेरिएबल देने का क्या जरूरत है? मैं तो उसको एसेंशियल वेरिएबल बोलेगा, आपको क्या प्रॉब्लम है? तब वहां पे वो जो इंटरव्यूअर था उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा, तब वो जो जिसने हमने इंटरव्यू करवाया वो साला गुस्सा हो गया। तो ऐसा नहीं करना है आपको, तुरंत आपको रिजेक्ट कर देंगे। 2 लोगों का इंटरव्यू करवाया, उसमें एक का सिलेक्शन हो गया, एक का नहीं हुआ। एक का एटीट्यूड अच्छा था, उसके लिए हो गया। एक के पास एक्सपीरियंस भी ज्यादा था और उसका 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस था, लेकिन वो थोड़ी ऊंची आवाज में बात किया, तब भी उसका इंटरव्यू। देखो, इंटरव्यूअर को हमको सेटिस्फाई करना है कैसे भी करके। वो गुस्सा होता है तो उसको शांत भी करना है, वो अगर शांत है तो उसको कैसे हमारा क्वेश्चन, हमको सेक्शन 8 पता है तो उसको कैसे हम डाइवर्ट कर सकते हैं सेक्शन 8 में, वो भी आपके पास कला होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, उसको आपके माइंड के अंदर, आपको अकेले जब बैठे हैं तब आपको अपने आप से रिवीजन करना पड़ेगा माइंड से कि मैं टेल अबाउट योर सेल्फ में क्या बोलेगा, फेमिलियर ऑफ कोड में क्या बोलेगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट को कैसे में बोलेगा। तो एक मैं जनरल बात बोलता हूं, माई सेल्फ विशाल धामेलिया, वर्क इन TU in Nord India Private Limited, and now familiar with in section 8 division 1, section 9, section B31.3, section 5 and section 1. But I have also experience in CSIP 3.1, having certificate, also Aramco approved welding inspector and being mechanical. इतना आपको बोलना है, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है?
एकदम सिंपल वर्ड ही बोलना है, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि साला मैं हम चांद पे जाके आए और हमने ऐसा किया, ऐसा कोई आपको नहीं बता। आपको खाली आपका सेल्फ क्या अभी तक आपने क्या किया, कौन से कोड में फेमिलियर है, आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेशन है और आपका एटीट्यूड कैसा हो वो आपके आंसर में ही पता चल जाएगा। तो आपके पास गुड एटीट्यूड होना चाहिए, इंटरव्यूअर के साथ झगड़ा नहीं करना है। इंटरव्यू तो जानबूझ के कुछ गलत क्वेश्चन पूछेगा आपको चिढ़ाने के लिए, तब आपको शांत रहना है, एकदम अच्छी तरीके से कंसंट्रेशन होके आपको आंसर देना है। लैंग्वेज, आपका कौन सा लैंग्वेज, आप कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। देखो हमको पता है कि इंटरव्यूअर ये है तो वो गुजराती है या हिंदी है या फिर मराठी है या फिर साउथ इंडियन है या फिर वो इंडियन है, हमको पता है। तो अगर हमको पता है कि वो हिंदी जानता है, अगर हमको पता है वो कि प्योर इंग्लिश ही जानता है, तो अगर वो प्योर इंग्लिश ही जान रहा है तब हमको पूरा क्वेश्चन आंसर पहले प्योर इंग्लिश में ही देना है। अगर वो चाहता है कि आप हिंदी में आंसर दो, उसको भी हिंदी पता है, तो आप पूरा हिंदी में पूरा इंटरव्यू लीजिए। आज तक मेरा जितना इंटरव्यू हुआ उसमें से 50% हिंदी प्लस मिक्स इंग्लिश में हुआ और 50% ओनली इंग्लिश में हुआ। अब सोचिए, तो मैं कहना यह चाहता हूं कि लैंग्वेज आप जो जानते हैं वही लैंग्वेज को प्रेजेंट करिए। आप फिर बंगाली नहीं जानते और बंगाली में आप प्रेजेंट करने लगेंगे तो घंटा भी सिलेक्शन नहीं होगा, आप वहां पे कुछ मिस्टेक कर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है, इफ यू नो वेरी वेल इन हिंदी then only giving the answer in Hindi. If you very well know in English then only giving in the answer in English. कोई नया वहां पे ट्राई मत करिए कि हाँ अभी चलो कोई बात नहीं, ये इंग्लिश नहीं जानता है ना, थोड़ा हिंदी में मारते हैं, तो ये सब चीज नहीं चलेगा। इंटरव्यूअर जो बोलता है वो प्रॉपर तरीके से हमको सुनना है उसका क्वेश्चन और शांति से एकदम माइंड ठंडा रख के आंसर देना है हमारा एटीट्यूड के साथ। ओके, अभी क्या होता है, अभी बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया। मैं देखा पिछले मंथ में एक वीक के अंदर लास्ट मंथ के फर्स्ट वीक में मैं देखा कि 1 लाख पीपल का जॉब गया। वो पीपल कौन है? वो पीपल कोई प्रोडक्शन वाले का जॉब नहीं गया है, वो पीपल कोई प्लानिंग वाले का जॉब नहीं गया है। वो पीपल ऐसे हैं जो लोग क्वालिटी में काम करते हैं, जो लोग इंस्पेक्शन एजेंसी में काम करते हैं, जो लोग फ्रीलांसिंग में काम करते हैं, जो लोग क्वालिटी एनडीटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो पाइपिंग क्यूसी में काम करते हैं, जो डॉक्यूमेंट क्यूसी में काम करते हैं, वैसे लोग का ही चटनी हुआ है। अब देखिए, आप भी अपने आप इसे एज्यूम करिए कि ऐसे लोगों का ही क्यों हुआ, क्योंकि देखो सेफ्टी एंड क्वालिटी नॉन प्रोडक्टिव चीज है। तो कोविड-19 में अगर मनी का फ्लो मार्केट में नहीं है तब चटनी सबसे पहले क्वालिटी एंड सेफ्टी वाले का होगा। वो भी आप फंडा याद रखिए। उसका रीजन ये है क्योंकि कंपनी को कोई प्रॉफिट करवा के वो लोग देने वाले नहीं है। हाँ, कंपनी का नाम रखेंगे अच्छा सा, कुछ अच्छी कंपनी को मैं छोड़ के बात कर रहा हूँ, कुछ एलएनटी जैसी है, रिलायंस जैसी है, कुछ अच्छी कंपनी, लेकिन उसमें भी चटनी तो हुआ ही है। अगर आपके फ्रेंड बहुत सारे कांटेक्ट में होंगे तो आप पूछेंगे फ्रेंड को कि कैसा कंडीशन है, कोई जॉब है, ऐसा पूछेंगे तो तुरंत बोलेंगे सर हम भी ढूंढ रहे हैं। क्योंकि क्वालिटी एंड सेफ्टी वाला जो है थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर है, फ्रीलांसर है, उसका मोस्टली जॉब गया है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है वो लोग नॉन प्रोडक्टिव है, उसका जॉब जाना ही था। अगर कंडीशन खराब होता है तो जाने। देखो मार्केट में अभी फ्लो होता, अगर मनी फ्लो होता, कोविड-19 नहीं होता, तब आपको एक चीज याद रखना है कि सबसे ज्यादा सैलरी, सबसे ज्यादा अच्छा सा लाइफ क्वालिटी थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर फ्रीलांसर का है, क्योंकि सबसे ज्यादा मनी भी उसको मिलता है, सबसे ज्यादा उसके पास नॉलेज भी होता है। तो अभी मनी, अब देखो भाई ये अभी कंडीशन नहीं है, अभी मनी मार्केट में नहीं है, अभी मनी फ्लो मार्केट में नहीं है, तो आपको एक फंडा याद रखना है कि आपका जॉब का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको नॉलेज को इंप्रूव करना स्टार्ट करना है, कोई सर्टिफिकेशन कर लेना है। ये टाइम में टाइम ना वेस्ट करके कोई सर्टिफिकेशन आप कर लो। कुछ ऐसा भी चलो भाई टाइम वेस्ट करते हैं, फैमिली के साथ थोड़ा देर देखते हैं, मिल जाएगा, ऊपर वाले के, सब ऊपर वाले के हाथ में नहीं है, कुछ हमारे हाथ में भी है, तो हम लोगों को ध्यान रखना है। ओके, तो ये क्वालिटी वाले का, थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर, फ्रीलांसर का सबका जॉब गया तो वो लोग कहां जाएंगे? अब सोचिए, देखो प्रोडक्शन वाले का जॉब नहीं गया है, प्रोडक्शन वाले को कभी भी जॉब जाने का चांस बहुत कम रहता है। आप ये फंडा याद रखिए, क्योंकि मार्केट में फ्लो जब ज्यादा है तो प्रोडक्शन वाले का फ्लो प्रॉब्लम है, मार्केट में मनी का फ्लो ज्यादा है तो क्वालिटी वाले को सबसे अच्छा है, अगर मार्केट में फ्लो कम है तो क्वालिटी वाले को प्रॉब्लम है और प्रोडक्शन वाले को अच्छा है।
देखो मैं ये सब चीज एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं कोई मेरा घर का नहीं उम्र रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से बात किया, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों से बात करने के बाद ये सब चीज बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई मेरा घर का है ऐसा उसका बोलना ही है इसके लिए मैं बोल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर का जॉब गया, टीपीआई का जॉब गया, तो वो लोग कहां जाएंगे? या तो वो प्रोडक्शन में घुसेंगे, या वो प्लानिंग में घुसेंगे, या फिर वो डिजाइन फील्ड में घुसेंगे, या वो डॉक्यूमेंट फील्ड में घुसेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा रास्ता अच्छा कौन सा है? वो लोगों को क्वालिटी भी रखना है और बाकी लोगों के ऊपर भी बैठ के काम करना है, तो सबसे ज्यादा अच्छा जॉब है एक्सपेडाइटर का। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग व्हाट्सएप में मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, ये एक्सपेडाइटर क्या है यार, मेरे पास रिक्वायरमेंट आया है। भाई एक्सपेडाइटर जो ऐसा चीज है कि आपको पीओ, जब से आपको ऑर्डर मिलता है आपकी कंपनी को, तब से लेके जब से वो प्रोडक्ट हैंडओवर होता है क्लाइंट को, तब तक का आपको सब चीज हैंडल करना है, उसको बोलते हैं एक्सपेडाइटर। चलो थोड़ा एक्सपेडाइटर का मैं बात कर लेता हूं। एक्सपेडाइटर क्या है? पीओ मिलता है, पीओ कैसे कब मिलेगा कि आपका मिनट ऑफ मीटिंग होगा, मिनट ऑफ मीटिंग में जो एक्सपेडाइटर है वो बैठेगा, प्लानिंग इंजीनियर बैठेगा, प्रोडक्शन इंजीनियर बैठेगा, क्वालिटी इंस्पेक्टर बैठेगा। लेकिन क्वालिटी इंस्पेक्टर तो जनरली चटनी हो गया है तो वो तो नहीं बैठेगा, उसकी जगह कौन लेगा? एक्सपेडाइटर लेगा। एक्सपेडाइटर का काम यह है कि उसको प्रोडक्ट अच्छे से क्वालिटी में से निकालना और अच्छे टाइम में भी निकालना, अच्छा प्लानिंग करना और अच्छा मटेरियल भी प्रॉपर अरेंज करना, वो सब चीज का काम है एक्सपेडाइटर का। एक्सपेडाइटर को डायरेक्ट वर्कर के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं है, एक्सपेडाइटर को डायरेक्ट कोलैबोरेशन है क्वालिटी इंजीनियर के साथ, कंपनी का प्रोडक्शन इंजीनियर के साथ, कंपनी का प्लानिंग मैनेजर के साथ, या क्वालिटी मैनेजर के साथ, या फिर हमारा वेंडर के साथ। एक्सपेडाइटर का यही काम है कि भाई वेंडर में से आपने, चलो आपका प्रोजेक्ट है, आपको मिला 4 लाख रुपीस का 4 करोड़ रुपीस का आपको एक प्रोजेक्ट मिला एग्जांपल के तौर पे, तो सब चीज आपकी कंपनी तो नहीं बनाएगा ना। आपको एग्जांपल के तौर पे आपका एक एलएनटी है, तो एलएनटी को आपको प्रोजेक्ट मिला, तो सब चीज एलएनटी तो नहीं बनाएगा ना, कुछ स्ट्रक्चर कुछ वेंडर को देगा, कुछ स्ट्रक्चर कुछ दूसरी कंपनी को देगा। तो एक्सपेडाइटर का काम क्या है कि एलएनटी के साथ तो फॉलोअप करना ही है, क्वालिटी इंजीनियर के साथ तो मिलकर रहना ही है, टीपीआई के साथ तो मिलकर रहना है, लेकिन जो आपका क्लाइंट है उसको भी डे टू डे आपको प्रेजेंट करना है कि हाँ आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। आप अगर प्रेजेंट नहीं करेंगे तो एक्सपेडाइटर, देखो अभी क्या होता है, अभी मार्केट सिचुएशन में थर्ड पार्टी वाले बहुत कम चार्ज ले रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि पहले क्या था, आज से 5 साल 6 साल मैंने खुद ने काम किया है, तब मैं 6000 7000 पर डे, उसके बाद धीरे धीरे कम होते 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 अभी चला 1500 में सब लोग आ गए। मेरा कहने का पहले मनी फ्लो था, तब पैसा ज्यादा मिलता था, नो प्रॉब्लम, लेकिन अभी मनी फ्लो नहीं है, तब आपका पैसा थोड़ा कम होता जाएगा, फ्रीलांसर का जॉब कम होता जाएगा। वहां पे देखो एक प्रोजेक्ट है आपका पूरा, उस आईटीपी में अगर आप आईटीपी देखेंगे तो उसमें ओनली एक ही होल्ड पॉइंट या एक ही विटनेस पॉइंट डाल दिया गया है, वो भी थर्ड पार्टी का, टीपीआई का। पहले क्या था, पहले हर पॉइंट में होल्ड या विटनेस था थर्ड पार्टी का, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी आईटीपी में एक ही जगह पे डाल दिया, वो भी फाइनल स्टेज में होता है। तब क्या होता है, इंस्पेक्टर जाता है अपना मुंडी घुमा के और जाते के देखता है आईटीपी, अरे यार यहाँ पे तो फाइनल इंस्पेक्शन ही मुझे करना है, बाकी सब नहीं देखना है, चलो मुझे फाइनल इंस्पेक्शन दिखाओ। तुरंत वो फाइनल इंस्पेक्शन देखता है, ओके होता है तो पीओ साइन करता है। लेकिन फाइनल इंस्पेक्शन करने के टाइम उसके ऊपर बहुत लोड आता है कि भाई मटेरियल ट्रेसेबिलिटी भी फाइनल इंस्पेक्शन में चेक करना है, फाइनल इंस्पेक्शन में उसको पूरा चीज वेरीफाई करना है ऊपर से लेके नीचे तक, लेकिन पैसा कम मिलेगा। आपको पैसा है 1500 रुपीज या 1000 रुपीज ही मिलेगा, समझ। अगर इंडिया में जॉब कर रहे हैं तब, अगर गल्फ कंट्री में जॉब कर रहे हैं तो पर आवर्स आपको 60 रियाल 70 रियाल पर डे का, आपको पर आवर्स का आपको 1000 रुपीज मिलेगा, ठीक है। वो एक अलग मैटर है। मैं यहाँ पे अभी बात कर रहा हूँ हमारी कंट्री की बात कर रहा हूँ, गल्फ कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी ये जो मार्केट फ्लो का मनी फ्लो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आप फाइनल इंस्पेक्शन करने जाएंगे, आपने देखा कि चलो इतना इतना मुझे वेरीफाई करना है, हाइड्रो टेस्ट भी वेरीफाई करना है, एक ही दिन में आपको सब चीज एक ही साथ में आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, उसमें आप प्रॉपर क्वालिटी अचीव नहीं कर पाएंगे। और लोगों को भी पता है, क्लाइंट को भी पता है, सबको पता है कि हम लोग एक पॉइंट डाल देंगे तो हमारा जॉब भी थोड़ा कम होल्ड होगा और जल्दी से फास्ट हमको प्रोडक्ट मिलेगा हमको। तो आपके साथ में क्वालिटी इंजीनियर रहता है, उसके साथ में क्लाइंट भी नहीं रहता है, लेकिन
अगर आप एक्सपर्टाइटर है, आपका जॉब चला गया है, आप एक्सपर्टाइटर में जा रहे हैं, तब आप पीओ जब साइन होता है तब से लेके आपका एंड ऑफ द प्रोडक्ट, देखो आपको प्रोडक्शन हेड जो काम करता है ना, कंपनी जो हेड काम करता है ना, वैसा ही आपको काम करना है एक्सपर्टाइटर में। लेकिन नाम यहां पे उल्टा कर दिया है। अगर एक्सपर्टाइटर की जगह आप प्रोडक्शन हेड यहां पे लिख देंगे तब आपको सैलरी ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसके लिए एक नया वर्ड आया है एक्सपर्टाइटर का। ओके सर, समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है? अभी तो हम बाकी है भाई, क्वालिटी हो गया, बहुत सारा आगे बाकी है। ठीक है, हेलो, बराबर सर। ओके, तो एक्सपर्टाइटर में आपको पैसा भी ज्यादा मिलेगा। पैसा ज्यादा मिलने से जगह आपको क्वालिटी भी इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, आप सेटिस्फाई भी रहेंगे। आप प्रोडक्शन वाले को तुरंत फोन करेंगे या तुरंत वहां जाके फोटो खींचेंगे, भाई तुम्हारा इतना ही प्रोडक्शन क्यों हुआ, आप तो तुरंत बोलेंगे भाई तुम्हारा इतना ही प्रोडक्शन क्यों हुआ, हमको ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए, क्वालिटी मुझे इंस्पेक्शन करवा स्टेज बाय स्टेज। क्योंकि एक्सपर्टाइटर का मतलब ये हुआ कि आपको कंपनी के अंदर स्टे होना है। आपको ऐसा नहीं है कि भाई कल कॉल आएगा, जाओ तुम थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर है, फ्रीलांसर है और तुमको 15 तारीख को आपको एक विजिट है, ऐसा नहीं है। एक्सपर्टाइटर को कंपनी के अंदर वहां पे रुकना है, जब तक प्रोडक्ट नहीं बनता है तब तक वहां पे आपको स्टे रहना है। तब स्टे रहेंगे तो आपके पास क्या क्या काम बढ़ जाते हैं, आपको क्वालिटी इंस्पेक्शन का स्टेज बाय स्टेज इंस्पेक्शन बढ़ जाता है, आपका वेंडर का इंस्पेक्शन का काम बढ़ जाता है। क्योंकि वेंडर के पास भाई कब प्रोडक्ट देगा तू, यार तूने 15 दिन बोला था यार, साला तू 10 दिन में भी अभी तक यहां तक नहीं पहुंचा ये स्टेज पे, तो तू 15 दिन में कैसे दे पाएगा, मुझे कैसे भी करके 14 दिन में प्रोडक्ट दो मेरा, ऐसा करके आप फोर्स मार सकते हैं। वो भी आपका काम है, एक्सपर्टाइटर का काम है। जैसे ही वो यहाँ आपके वेंडर के पास से आपके कंपनी में आता है तो आपकी कंपनी के प्रोडक्शन हेड है, प्रोडक्शन मैनेजर है, उसको आपको फॉलोअप लेना है। सर आप कब फिटअप करेंगे, आप कितना आदमी डाल रहे हैं, मेरे प्रोजेक्ट में ज्यादा आदमी डालिए, ऐसा बोल के आप मैन पावर आप मेरे प्रोजेक्ट में ज्यादा डालिए। आप कब दे रहे हैं, मेरा लास्ट तारीख 20 डेज था, अभी तक आप यहां पे ही पहुंचे, इसके हिसाब से चलेंगे तो और 2 महीना ले लेंगे आप। तो एक्सपर्टाइटर मतलब एक रॉफ टाइप का हो गया है, क्वालिटी थर्ड पार्टी के जैसा से भी ऊपर हो गया। तो अभी मार्केट में सबसे ज्यादा चलेगा तो एक्सपर्टाइटर चलेगा, क्वालिटी थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर वो सब चलेगा लेकिन कम रेट में चलेगा। ठीक है, ओके। क्वालिटी में कितने डिपार्टमेंट है, क्वालिटी में पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट का क्यूसी होता है अलग से, एनडीटी का क्यूसी। अभी मैं जो बात कर रहा हूं ये गल्फ की थोड़ी बात कर रहा हूं कि गल्फ कंट्रीज में क्वालिटी डिपार्टमेंट मतलब यहां पे देखो, इंडिया में क्या होता है, एक ही क्वालिटी इंस्पेक्टर को हाइड्रोड भी टेस्ट करना है, पेंटिंग भी इंस्पेक्शन करना है, ब्लास्टिंग इंस्पेक्शन करना है और स्टार्टिंग ऑफ द स्टेज रिसीविंग इंस्पेक्शन भी करना है और प्रोडक्ट का इन सर्विस इंस्पेक्शन भी, सॉरी इन रनिंग कंडीशन में भी इंस्पेक्शन करना है। ये इंडिया की है ऑलराउंडर की बात, ये हमारे लोग ऑलराउंडर है, लेकिन ऑलराउंडर होना हर बार सही नहीं है। ऑलराउंडर होने से आप कोई भी एक सब्जेक्ट में डेप्थ में नहीं जा पाएंगे और आपको अच्छा सा अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हो जाएगा। तो आप स्पेशलाइजेशन करिए। देखो ऑलराउंडर तो आप है ही, आपने काम ऑलरेडी इंडिया में किया तो आप ऑलराउंडर बन ही गए हैं, लेकिन आप स्पेशलाइजेशन करिए। ओके, गल्फ कंट्रीज में क्या होता है, क्वालिटी डिपार्टमेंट मतलब बहुत बड़ा ह्यूज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन से भी बड़ा डिपार्टमेंट है क्वालिटी डिपार्टमेंट। और गल्फ कंट्रीज में क्वालिटी डिपार्टमेंट का कुछ एक अलग से ही नाम है, एक ऊपर स्टेज में है। जितना प्रोडक्शन इंजीनियर नहीं है उससे ज्यादा क्वालिटी इंस्पेक्टर उसमें होते हैं, क्योंकि रिवर्क इज द प्रॉब्लम। वन टाइम रिवर्क आएगा तब बहुत सारा कॉस्ट लॉस हो जाएगा। ओके, क्वालिटी में पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट का क्वालिटी अलग से है, एनडीटी क्यूसी में भी अलग से, एनडीटी में भी पीटी का क्यूसी अलग, आरटी का क्यूसी अलग, एमटी का क्यूसी अलग और यूटी का क्यूसी अलग। ठीक है, पाइपिंग क्यूसी होता है, डॉक्यूमेंट क्यूसी होता है, स्ट्रक्चर क्यूसी होता है, पेंटिंग क्यूसी, मैकेनिकल और इक्विपमेंट क्यूसी। तो जनरली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं इंडिया में कि भाई चलो भाई हमारा एक इंस्पेक्शन है, प्रेशर वेसल के साथ पाइपिंग फिटअप हो रहा है, तो चल क्वालिटी वाला कौन है वो देख लो जाओ, तो वहां पे जाके वो क्वालिटी वाला देख लेगा। वो एक्चुअली उसको इक्विपमेंट इंस्पेक्टर को वहां जाना चाहिए, वेसल के साथ जो फिटअप होता है तो फर्स्ट फिटअप जो है वो इक्विपमेंट वाले को चेक करना चाहिए, इक्विपमेंट क्यूसी को चेक करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो सब चलता है, वर्ड है, स्पेशलाइजेशन नहीं है, साली खाली पैसा चाहिए और कुछ नहीं, इसके लिए हम लोग स्पेशलाइजेशन नहीं कर पा रहे। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं सैलरी डिस्कशन। आपका इंटरव्यू सिलेक्शन हो गया, चलो इंटरव्यू में तो मैं बात करेगा कि कौन कौन से टॉपिक के बारे में आपको क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, वो मैं एक पीपीटी बनाया है और यहाँ पे भी मैंने हैंड राइट से एक पूरा 60 का नोट है, उसमें से कुछ टॉपिक का और कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेकिन चलो आपका सब सिलेक्शन हो गया,
तब आपका सैलरी सिलेक्शन लास्ट जो टॉपिक है आपका सैलरी सिलेक्शन। जब सैलरी सिलेक्शन होता है तब आपको गलत नहीं बोलना है। कुछ लोग बड़ा चढ़ा के अपना सैलरी बोलते हैं, मेरा 5 लाख है, मेरा 6 लाख है, मेरा 7 लाख है। ये गलत है। देखो अभी मॉडर्न इंडस्ट्री में लोग बुद्धू नहीं है। अभी हम भी लोग इंटरव्यू लेने बैठते हैं तो पहले ऐसा मांगते हैं कि भाई चलो आप मुझे बैंक का स्टेटमेंट दिखाओ, आपका कितना सैलरी पर मंथ पड़ रहा है, बैंक का स्टेटमेंट, क्या घंटा आप फंस जाएंगे। तो आपको मेरा कहने का मतलब यह है, एक्चुअल जो सैलरी है वही आप बोलिए। आप बढ़ा चढ़ा के आपका सैलरी मत बोलिए। अगर बढ़ा चढ़ा के आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ चेकिंग नहीं होगा, एकदम चिलू कंपनी है, तो एक अलग मैटर है, वो अपने हिसाब से हैंडल करिए, नो प्रॉब्लम। बट कोई एक रेप्यूटेड कंपनी में जा रहे हैं, टीयूवी है, लॉयड है, एलएनटी है, रिलायंस है, वो सब में जा रहे हैं, तब आपको प्रॉपर आपका जो सैलरी है वही दिखाना पड़ेगा। आप अपना घर का कुछ एक्स्ट्रा डाल के 2000 एक्स्ट्रा डाल के आप सीटीसी बता देंगे तो ये सब नहीं चलेगा। अगर आपको चलाना है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होंगे। बैंक स्टेटमेंट भी वेरीफाई होता है, आपका एक्चुअल सैलरी का सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ का भी वेरीफाई होता है, और आपका जो फॉर्म रहता है फॉर्म 16 वो भी कभी कभी लोग वेरीफाई करते हैं। तब आप गलत नहीं बोल सकते। कोई रेप्यूटेड कंपनी में जा रहे हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से ही सैलरी बोलना पड़ेगा। आपका हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। देखो फ्रेंड है, आपको रिलेटिव, हाँ कुछ लोगों को रिलेटिव काम आते हैं, एक अलग मैटर है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारी इंडस्ट्री, मैकेनिकल इंडस्ट्री में थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर का इंटरव्यू देने जाते हैं, वेल्डिंग इंस्पेक्टर का इंटरव्यू देने जाते हैं, या टीपीआई या फिर फ्रीलांसर का इंटरव्यू देते हैं, तो मोस्टली 99% मोस्टली फ्रेंड थ्रू ही होता है। तो आपका हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, एक दूसरे के साथ हेल्प करना। कोई फ्रेंड किधर भी फंसा है तो आपको हेल्प करना है। आप ऐसा नहीं यार मेरे पास बाद में देखते हैं, नहीं पता है तो बोल दो भाई मुझे नहीं पता है, मैं आपको थोड़ा करके पूरी क्लियर करके मैं आपको इन्फॉर्म करेगा, ऐसा आप बोल दो। लेकिन आप कुछ बोलेंगे नहीं और उसको हेल्प भी नहीं करना चाहेंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे, तो वो गलत बात है। आपको हेल्पिंग नेचर होगा तभी जाके वो एक फ्रेंड। आज तक मेरा जितने भी इंटरव्यू हुआ है पूरा का पूरा फ्रेंड थ्रू ही हुआ है, कोई भी रिलेटिव बीच में नहीं आया। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि फ्रेंड थ्रू ही इंटरव्यू होता है मोस्टली। हाँ कुछ लोगों का होता है जैक थ्रू, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं जैक से अगेंस्ट में हूं। जैक तो करना ही नहीं चाहिए क्योंकि बाकी जो स्किल पर्सन है वो लोग दब जाते हैं, तो जैकिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पे है तो हमको एक्सेप्ट करना है कि साला कभी कभी जैक भी चलता है, ठीक है। लेकिन जैक अगर नहीं है तब आपको फ्रेंड थ्रू ही जाना है, और फ्रेंड सबसे बेस्ट। कभी भी फ्रेंड का साथ नहीं छोड़ना है। आपके पास आपको पता चला कि मेरी कंपनी में रिक्वायरमेंट आया कि क्वालिटी इंस्पेक्टर का, तो आपका फ्रेंड को पहले आपको इन्फॉर्म करना है, ब्रो आई हैव वन रिक्वायरमेंट फॉर क्वालिटी इंस्पेक्टर, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन सैलरी मे बी गिवन दिस, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन अप्लाई दिस ईमेल आईडी, लाइक दैट। अगर आप एक बार उसको हेल्प करेंगे तो दूसरी बार उसके पास भी कोई इंटरव्यू रहेगा, वो देना नहीं चाहता है तो आपको वो हेल्प कर सकता है। तो हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। एटीट्यूड हर बार दिखाना जरूरी नहीं है। मैं नहीं दिखाएगा आपको, बाढ़ में जाओ जो मैं तुमसे आगे हूं ना, ये सब चीज सोचना नहीं है। ये सब चीज सोचोगे तो आपकी सोच है ना एकदम बुरी है, एकदम डेंजर सोच है। ऐसा आपको नहीं सोचना है, आपको हेल्प करना है एक दूसरे के साथ। ओके, आपको सबसे पहले आपका इंटरव्यू आप देने जाते हैं तो आपका naukri.com जो है, आपका लिंक्डइन है, उसमें आपका प्रोफाइल अपडेट होना चाहिए। आप naukri.com में देखो बहुत सारी कंपनियां आजकल, बहुत सारी मतलब मैं बहुत ज्यादा ही बोल रहा हूं, 95% कंपनियां जो वेल रेप्यूटेड कंपनी है वो naukri.com से आपका रिज्यूम प्रीफर करती है। तो naukri.com में मैं देखा है बहुत सारे लोगों के पास naukri.com तो है लेकिन उसका 100% फिनिशिंग प्रोफाइल नहीं है। अरे यार 80% है तो 20% के लिए क्यों बाकी रखा तुम naukri.com का अपडेट करने में? अरे यार अपडेट कर दो यार। और 20% की वजह से, आपका फोटो की वजह से क्यों आप बाकी रखते हो? अगर देखो naukri.com में आप 100% प्रोफाइल शेयर करते हो, 100%, लोग 50% भी करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों का naukri.com में अपडेट करके दिया है। लोग 40% करके बोल देते हैं सर मेरा तो है naukri.com में, तो घंटा आपको कॉल आएगा, 40% है तो कैसे कॉल आएगा? naukri.com भी आपको प्रीफर नहीं करेगा। तो आपको 100% आपका naukri.com में प्रोफाइल अपडेट करना है। आप 40% करके छोड़ देंगे, 60% करके छोड़ देंगे तो naukri.com है वो आपका प्रॉपर तरीके से आपके ऊपर ध्यान नहीं देगा। आपका जो प्रोफाइल है वो प्रॉपर सब लोगों को फॉरवर्ड नहीं करेगा।
समझ रहे। Naukri.com में एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है। देखो मैं Naukri.com से काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जस्ट इंटरव्यू कैसे देते हैं, कैसे आपके पास इंटरव्यू आता है उसकी मैं बात कर रहा हूं। फ्रेंड थ्रू आता है Naukri.com या लिंक्डइन थ्रू मोस्टली आता है, ठीक है। 95% तक तो उसी साइट से आता है, फ्रेंड थ्रू। हाँ, 5% में किस में छोड़ता हूं, आपको अचानक से पता चला न्यूज़पेपर से कि भाई न्यूज में आया है, आपको व्हाट्सएप थ्रू पता चला, आपको फेसबुक थ्रू पता चला, आपका कोई रिलेटिव थ्रू पता चला, उसमें मैं 5% छोड़ रहा हूं, ठीक है। ओके, Naukri.com में बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आप इतना पे करो, इतना, कभी भी पे मत करो, कभी भी। वो बोलते हैं 10 रुपीज पे करो, तो 10 रुपीज भी आपको पे नहीं करना है। आपको एक चिंदी रुपीज भी, एक स्मॉल रुपी 1 रुपीज भी आपको पे नहीं करना है। उससे क्या होता है मैं बोलता हूँ। Naukri.com वाला ऐसा बोलेगा आप ऑनलाइन आइए, ऑनलाइन मेरा पेमेंट करिए, हमारी वेबसाइट ये है। उसकी वेबसाइट आप खोलेंगे, उसमें आपका पासवर्ड और ईमेल आईडी, सॉरी आपका पासवर्ड डालेंगे, आपका पासवर्ड डालेंगे तो उसको पता चलेगा इसका ये पासवर्ड है। तुरंत वो वहां से दूसरा पासवर्ड डालेंगे, आपका ओटीपी आया, ओटीपी डालिए, आप ओटीपी डालेंगे, उसको पता चलेगा ओटीपी यहाँ पे इसने ये डाला, तुरंत आपके बैंक में से पूरा पैसा लॉन्ड्रिंग निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, कभी भी Naukri.com से भी अगर पैसे की डिमांड होती है तब आपको पैसा नहीं डालना है। ओके, कभी कभी लोग बोलते हैं कि Naukri.com में मुझे बोला है 1500 रुपया भरो और 6 मंथ के लिए आप ये ले लो आपका मेंबरशिप। तो मैं तो बोलता हूँ वो भी नहीं करना है, आपको पैसा डालना ही नहीं है। मुफ्त में काम होता है तो भाई क्यों पैसा डालें। 100% आप अपडेट कर दो Naukri.com में, देखो आप डेली आपका रिज्यूम आपको सिलेक्शन हो गई, आपके पास ऑलरेडी इंटरव्यू आएगा ही कि भाई हाँ ये कंपनी में है, आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करिए, नहीं अप्लाई करना चाहते तो कोई बात नहीं। तो 100% आपको प्रोफाइल आपका अपडेट करना है। अभी कुछ सिली क्वेश्चन है वो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पता नहीं है तब भी आपका सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, मैं एक एटीट्यूड की बात करता हूं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है अपना एटीट्यूड दिखाते हैं, ईगो दिखाते हैं, तो ईगो आपको करना नहीं है। इंटरव्यू में भी आपको ईगो नहीं करना है। और देखो बैड इंप्रेशन ऑल ओवर आपकी कंपनी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आप कोई एक कंपनी में है, XYZ HGS में है या फिर L&T में है, और उस टाइम पे आप इंस्पेक्शन करने में आपका ईगो दिखाएंगे। देखो आपको समझाना है तो प्यार से समझाओ, एकदम शांति से बात करो और क्लियर मैटर सॉल्व करो। आप क्लाइंट को अपने हाथ में लो, क्लाइंट को एकदम कॉल डायरेक्ट करो कि सर ऐसा ऐसा है, यहाँ पे ये हमारा प्रोडक्ट आपका ऐसा, आपने एज पर पीओ मांगा था लेकिन ये लोग ऐसा दे रहे। मैं थोड़े टाइम पहले एक यहाँ पे एक्स कंपनी में थोड़ा इंस्पेक्शन किया था अंकलेश्वर में, ठीक है, आज से 10 दिन पहले की बात है। क्लाइंट ने बोला कि हमें ए ग्रेड का मटेरियल चाहिए, ठीक है, पीओ में लिखा है, लेकिन वो जो हमारा मैन्युफैक्चरर है, मैं जहां पे इंस्पेक्शन करने गया, वो उससे भी अच्छा मटेरियल दे रहा है। तब आपका ड्यूटी क्या है, आपके पीओ में लिखा वही आपका मटेरियल होना चाहिए। अगर आपका मैन्युफैक्चरर आपके साथ बोलता है कि नहीं सर ये एक्सेप्ट कर लो, ये गुड क्वालिटी मटेरियल है, तब आपको क्लाइंट को इन्फॉर्म करना है कि सर आपने पीओ में ऐसा लिखा है, लेकिन हमें मैन्युफैक्चरर ये अच्छा क्वालिटी वाला लेकिन ये प्रोडक्ट दे रहा है, तो आपको एक्सेप्ट है। अगर एक्सेप्ट है तो मेल में दे दीजिए, वरना आप मेल कर दीजिए, आप खुद भी मेल करिए, एज पर पीओ दिस मटेरियल ग्रेड ऑफर, दिस मटेरियल अवेलेबल बट मैन्युफैक्चरर ऑफर मी ऑफ दिस ग्रेड, सो कैन आई एक्सेप्ट दिस मटेरियल, ऐसा करके आप मेल डाल दीजिए। मोस्टली अच्छा प्रोडक्ट है तो क्लाइंट एक्सेप्ट करता है, लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ क्लाइंट ने बोला था इसके लिए डाला। फिर आप वहां पे साइन कर देंगे, थप्पा लगा देंगे, घंटा भी आप साइट पे जाएगा तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। आपको क्लाइंट आपके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा ही, भाई हमारे पीओ में तो ये है और तुमने ये क्यों भेजा। तो आप दिखा सकते हैं सर मेरे पास मेल है, आपने एक्सेप्टेंस दिया था, इसके लिए मेरे पास मेल है, इसके लिए मैं ये एक्सेप्ट किया, मुझे कोई शौक नहीं है, ठीक है। आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए। आप कुछ भी चेक करते हैं तो आपके पास वेदर कोड का या पीओ का या स्पेसिफिकेशन का आपके पास प्रूफ होना चाहिए। आपके पास प्रूफ नहीं है और आप वर्बली एक्सेप्ट कर ले रहे घर बैठे कि हाँ तुम एक्सेप्ट करो, मेरा स्टैंप तुमको दिया है ना, तुम साइन मार दो, थप्पा लगा दो। ऐसे भी लोग बहुत सारे में देखे, ऐसा भी करते हैं, घर पे ही खाली बैठते हैं, स्टैंप वगैरह सब दे देते हैं, साइन डुप्लीकेट मार देते हैं और क्लियर कर देते हैं, ऐसा भी देखा है। तो ये सब चीज नहीं करना चाहिए आपको। ओके, आपको हॉनेस्ट रहना है आपका इंस्पेक्शन में। आगे बढ़ते हैं, एटीट्यूड।
कुछ कंपनियां का मैं बोलता हूं कि कुछ कंपनियां की एटीट्यूड की, अरे भाई नहीं चलेगा, ठीक है नहीं चलेगा, लेकिन हमको सॉल्यूशन तो बोलो, क्या करना है, हम आगे क्या कर सकते हैं, कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको। इंस्पेक्शन आप बुलाते हैं इंस्पेक्टर को कि सर हमारा इंस्पेक्शन अभी क्लियर है, आप आ जाइए देखिए, आके फिर तुरंत देखेगा, मैं नहीं चेक करेगा। अरे प्रॉब्लम भी नहीं बोलता है भाई, तुम प्रॉब्लम तो बोलो यार, सर आपको क्या प्रॉब्लम है हमारे प्रोडक्ट में, आप प्रॉब्लम बोलेंगे तब हम सॉल्व करेंगे ना। वो प्रॉब्लम भी नहीं बोलता है, ऐसा बोलता है नहीं चलेगा, नॉट एक्सेप्ट, ऐसा करके वहां से निकल जाता है। तो ये ऐसा एटीट्यूड आपको नहीं रखना है, एकदम गुड एटीट्यूड रखना है। उसी की वजह से आपका तो नाम खराब होता ही है, आपकी कंपनी का भी नाम खराब होता है, और आपकी कंपनी का नाम खराब होता है, और दूसरी बात दूसरे लोग जो आपके कांटेक्ट में जो आए वो तो लाइफ टाइम उसी फील्ड में अगर रहेंगे, कुछ दूसरी पोस्ट में रहेंगे, तो अब आपको याद रखेंगे ये आदमी खड़ूस आदमी है, उसको अगर अपॉर्चुनिटी हमारी कंपनी में है या फिर दूसरी कंपनी में है, फ्रेंड थ्रू है, तब भी आप उसको प्रीफर नहीं करेंगे। तो आप पहले से ही आपका एटीट्यूड अच्छा था, आप उसको अंडरस्टैंडिंग नेचर है आपका, उसको समझाने का स्टाइल अच्छा है, आप समझाइए उसको प्यार से कि सर आपके प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व कर दो, तो मैं आपका प्रोडक्ट एज पर कोड एक्सेप्ट करता हूं, ये सॉल्व नहीं करेंगे तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ऐसा आप बोलिए प्यार से। ओके, अभी हम कुछ सिली क्वेश्चन है जो आपको पूछे जाते हैं मोस्टली। अवेयरनेस ऑफ कोड, आप फेमिलियर विथ कोड, कौन से कोड में फेमिलियर है, तो वही कोड आपको बोलना है कि आपको पता है। सेक्शन 1, सेक्शन 3, सेक्शन 2, सेक्शन 5 जो भी है, आप जो भी कोड में आप फेमिलियर है वही कोड आप बोलिए। फिर आप सेक्शन 5 में फेमिलियर नहीं है और आप बोल देंगे सेक्शन 5 में, फिर वो आरटी में घुस जाएगा कि डेंसिटी कितना एक्सेप्ट है, तो आप फंस जाएंगे। तो आपको जो पता है वही बोलिए, एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट मत बनिए। कभी कभी क्या होता है, ओवर स्मार्ट बहुत टाइम सही रहता है लेकिन बहुत टाइम गलत भी रहता है, तो आपको सिचुएशन के हिसाब से आंसर देना है। ओके, अभी मैं आशा करता हूं थोड़ा देखो, ये इंटरव्यू अभी मैं आज करवा रहा हूँ B31.3 का करवा रहा हूँ, ASME B31.3 का। जब इंटरव्यू गल्फ कंट्रीज में पाइपिंग के लिए API 570 के लिए या फिर CSIP 3.1 है, तो आपका अगर आप प्लान जो है वो प्रोसेस पाइपिंग के हिसाब से है, तो उसमें कैसा जनरल क्वेश्चन होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसी की मैं आज थोड़ा क्वेश्चन ले लेता हूँ, बाद में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेशन हम करेंगे, उसमें हमें ASME सेक्शन 8 डिवीजन 1 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेक्शन 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेक्शन 5 जो NDT फील्ड में जाना चाहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो, इंटरव्यू एक बड़ा फील्ड है, उसको मैं एक ही मिनट में पूरा, एक ही घंटे में पूरा प्रेजेंट कर देगा तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम है उसमें, क्योंकि हर चीज में आपको पूरा बता नहीं सकेगा, क्योंकि टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है। ओके, अभी प्रोडक्शन हार्डनेस टेस्ट फॉर P नंबर 1 फॉर सोर्स सर्विस पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट इज परफॉर्म। देखो, सोर्स सर्विस पाइपिंग जो होता है उसमें हार्डनेस टेस्ट जो है वो जनरली चेक किया जाता है। हर वेल्डिंग में, वेल्ड मेटल में, जो भी है सभी जगह पे हार्डनेस टेस्ट चेक किया जाता है। तो सोर्स सर्विस है तो आपको 10% आपको फॉलो करना है, ठीक है। देखो, प्रोडक्शन हार्डनेस टेस्टिंग फॉर इन P नंबर 1 सोर्स सर्विस एंड पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट सर्विस परफॉर्म्ड 10%। आपको ये पता होना चाहिए। आप वहां पे आपको इंटरव्यूअर बोलेगा कि कितना परसेंट आप सोर्स सर्विस में कितना परसेंट हार्डनेस चेक करोगे, तब आप फंस जाएंगे। वहां पे आप बोल देंगे 100%, तो घंटा भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे कोड में लिखा है 10%, तो आपको 10% फॉलो कर सकते हैं। हाँ, ज्यादा जाएंगे तो वेल एंड गुड, लेकिन कम नहीं जाना है। पर्जिंग लेवल एसएस एंड निकल अलॉय में कितना आप चेक करते हैं, तो पर्जिंग जो है उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक लंबा सा सेशन किया है 2 घंटे का। पर्जिंग एसएस एंड निकल बेस अलॉय में 0.05% आपके ऑक्सीजन मीटर में दिखाना चाहिए। आर्गन मीटर, ऑक्सीजन मीटर में आपका 0.05% दिखाना चाहिए। अगर यहाँ पे क्वेश्चन वो घुमा देता है कि अलॉय स्टील में आपको कितना पर्जिंग लेवल होना चाहिए, तो आप 0.1% होना चाहिए। आपको ये याद रखना है।
ठीक है। टैग वेल्डिंग, जब आप पाइप का फिटअप करते हैं तब आपको कितना टैग वेल्ड करना चाहिए, तो बिलो 101 मतलब बिलो 4 इंच से बिलो अगर आपका पाइप का साइज है तो मिनिमम आपको 3 टैग मारना है। वो कोड में भी B31.3 में भी लिखा है और यहाँ पे भी क्लियर लिखा है कि 101.6 mm से बिलो जो पाइप का डाया है उसमें आपका टैग वेल्ड जो है वो कितना लगा सकते हैं। कुछ लोग एक ही टैग लगा के आगे बढ़ जाते हैं। इंडिया में तो मैं देखा है दो ही टैग लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, डिस्टोर्शन होने का चांस है। तब आप यहाँ पे कोड में बोला है वही फॉलो करिए, मिनिमम 3 टैग लगाना है तो 3 टैग मारिए। हाँ, उससे अबव जाता है, वो 4 इंच से अबव जाता है तब आप जितना भी आपके चाहे उतना टैग लगा सकते हैं उसमें कोई, लेकिन आप 3 टैग से ज्यादा लगाना है, ठीक है। आप फिर 24 इंच का पाइप है उसमें 3 टैग लगा देंगे या 4 टैग लगा देंगे तो घंटा भी प्रॉपर तरीके से फिटअप नहीं होगा, डिस्टोर्शन किधर ना किधर से आएगा। आपको ज्यादा टैग लगाना पड़ेगा, वहां पे हर 200 mm 300 mm में एक टैग लगाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई रूल्स नहीं है, रूल्स इतना ही है कि 4 mm से बिलो आपका पाइप है तो आपको तीन टैग लगाना है, 4 mm से अबव पाइप है तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ब्रांच कनेक्शन शेल ग्राउंड डायामीटर कितना होना है, प्लस और माइनस 1.6 का होना चाहिए, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूं मैं। विच प्रोसेस स्लैग नॉट फाउंड, ये आपका सीसीफ का भी क्वेश्चन है, आपका आरामको का सीबीटी है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली जो लोग फ्रेशर रहते हैं उसको ये ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी प्रोसेस में स्लैग आता नहीं है, तो GTAW एंड GMAW उसमें स्लैग नहीं आता है। GTAW की बात करें तो उसमें टंगस्टन इंक्लूजन आता है, GMAW बात करें तो उसमें कॉपर इंक्लूजन आने का चांस है, ठीक है, स्लैग इंक्लूजन आने का चांस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहाँ पे 7 नंबर, ठीक है। लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसको बोलेंगे, कितना हाइड्रोजन रहेगा तो उसको लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलेंगे। तो देखो एज पर अगर कोड सेक्शन 2C 5.1 के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो 8 ml से 100 ml में 100 ग्राम में 8 ml तक हाइड्रोजन रहेगा तो ठीक है। 8 ml से ज्यादा गया तो प्रॉब्लम। 100 ग्राम में, यहाँ पे मुझे थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया है, 100 ml नहीं लिखना है, यहाँ पे ग्राम लिखना है, ठीक है। 100 ग्राम में आपका 8 ml से ज्यादा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन होने से क्या होता है, हमको बैकिंग प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, उसी की वजह से हमको प्रॉपर स्टोरेज करना पड़ता है, हम हाइड्रोजन क्रैक आने का चांस सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। वो सब चीज का मसला ना हो इसके लिए हम पहले से ही 8 ml से कम हाइड्रोजन जो 100 ग्राम में रहता है वैसा हाइड्रोजन सिलेक्ट करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। बाद में भी बेकिंग तो करना ही है, ठीक है, वैक्यूम पैक में नहीं आता है तो उसको बेकिंग करना ही पड़ेगा। ओके, पर्जिंग थिकनेस अप टू कितने तक आप पर्जिंग कर सकते हैं। चलो 50 mm का ऐसे स्टेनलेस स्टील का एक पाइप है या फिर प्लेट है, तब आपको क्या 50 mm तक जितना वेल्डिंग मारते हैं, रूट मारते हैं, हॉट मारते हैं, फाइनल 1 फाइनल 2 फाइनल 3 ये सब मारते हैं, तब तक क्या आपको उसमें पर्जिंग करते ही रहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। कोड क्या बोलता है, AWS 10.11 ऐसा बोलता है कि मिनिमम 3 लेयर तक आपको पर्जिंग करना है, रूट हॉट एंड 1 फिलअप, वहां तक आप वेल्डिंग मारते हैं तब तक आपको पर्जिंग करना है। बाद में आप पर्जिंग नहीं करेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम 3 पास तक। अगर मिनिमम 3 पास का हम कैलकुलेट करते हैं तो गल्फ कंट्री में लोग 10 mm बोलते हैं, वो 2016 के हिसाब से है अभी, लेकिन लेटेस्ट जो कोड है उसमें थोड़ा चेंज हो गया है, मिनिमम 3 लेयर हो गया है, ठीक है। ये जो नोट बनाया था मैं 2016 में बनाया था 60 पेज का, तो आप कुछ यहाँ पे चेंज हुआ है, वो अभी भी मैं चेंज नहीं किया है कुछ चीज, लेकिन ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अगर ये भी आंसर देंगे तब भी आप गलत नहीं होंगे। ओके, प्री हीट कब तक कर सकते हैं, आपका 50 mm का थिकनेस है तो एक वेल्ड जॉइंट के कितने वेल्ड जॉइंट से दूसरी साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड कितने mm तक आप प्री हीट कर सकते हैं। क्या आपको 100 mm तक करना है, क्या आपको 1 मीटर तक करना है, कितना करना है। जॉइंट के दोनों साइड 75 mm तक इस्टेब्लिश्ड होना चाहिए। हीटिंग आपको 75 मतलब 3 इंच जॉइंट से 3 इंच लेफ्ट साइड 3 इंच राइट साइड आपका प्री हीटिंग करना चाहिए। ये सब चीज कहाँ लिखा है, AWS 10.10 में लिखा है। आप 10.10 ऑलरेडी प्री हीट का मैं एक सेशन लंबा चौड़ा किया है, उसमें आप देखेंगे तो वहां पे क्लियर बात किया है।
ओके, राइट द एफ नंबर नीचे जो है ER316, E316L, E8018 और ER80S निकल 1, उसमें आपका एफ नंबर लिखना है। तो आप फंडा याद रखिए, F1 फॉर रूटाइल, F2 हेवी रूटाइल, F3 सेल्यूलोज, F4 हमारा कार्बन स्टील का बेसिक, F5 स्टेनलेस स्टील का बेसिक, F6 कार्बन स्टील एंड स्टेनलेस स्टील का फिलर। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो यहां पे पहला जो है वो स्टेनलेस स्टील का फिलर है, तो उसको F6 दिया। दूसरा है स्टेनलेस स्टील का हमारा ये SS का स्टेनलेस स्टील का हमारा इलेक्ट्रोड है, तो उसको F5 आएगा। ठीक है, E8018 वो हमारा बेसिक का कार्बन स्टील या अलॉय स्टील का है, वो बेसिक का है, इसके लिए F4 आएगा। और ER80S निकल 1 मतलब ये फिलर हो गया, फिलर अलॉय स्टील का है, मतलब कार्बन स्टील एंड अलॉय स्टील का, उसके लिए F6 और स्टेनलेस स्टील के लिए भी F6। ओके, मैं वापस बोल देता हूं, F1 रूटाइल, F2 हेवी रूटाइल, F3 सेल्यूलोज, F4 कार्बन स्टील का बेसिक, F5 स्टेनलेस स्टील का बेसिक, F6 कार्बन स्टील एंड स्टेनलेस स्टील का फिलर। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल बट वेल्ड। देखो कभी कभी क्या होता है, आप जब जॉइंट मारने जाते हैं तो दो जॉइंट एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। एक जॉइंट जहां रहता है उसी में वियर पैड आता है, आपने देखा होगा, उसी के ऊपर फॉल होता है। एक जॉइंट रहता है उसके ऊपर थोड़ा टी हमको लगाना पड़ता है उसके जस्ट बगल में। तो आप वो दो जॉइंट है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पाइप में क्रैक आया, फिर हॉल हुआ, या तो वो पाइप को आप काटेंगे, फिर वो वहां पे दूसरा नया पाइप फिटअप करेंगे। तो वो दो जॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए एज पर कोड B31.3। तो यहाँ पे क्लियर बात है, 20 mm या 3 times of weld thickness whichever is less, no sorry whichever is greater, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे whichever is greater रहेगा, यहाँ लिखना में कम लिखा है लेकिन whichever is greater। अगर आपका 50 mm थिकनेस का एक पाइप है, समझो 50 mm थिकनेस का एक पाइप है और आप उसके जस्ट बगल में एक फिटअप कर रहे हैं, उसके एक बगल में एक फिटअप कर रहे हैं, तो दो जॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? तो 20 mm या 3 times ऑफ वॉल थिकनेस। 3 टाइम 50 × 3 मतलब कितना हुआ? 150। तो 150 mm तक आप मिनिमम रख सकते हैं, उतना डिस्टेंस आपका होना चाहिए दो जॉइंट के बीच में। ऐसा क्यों? ऐसा इसके लिए है क्योंकि पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट में कांड हो सकता है, हीट अफेक्टेड जोन में कांड हो सकता है, आपका मटेरियल ब्रिटल हो सकता है, आपका मटेरियल हार्ड हो सकता है। उसी की वजह से हीट इनपुट का प्रॉब्लम ना आए एक ही जॉइंट के कुछ जगह के एरिया में, उसी की वजह से ये रूल्स यहाँ पे लिखा है, वरना कोई शौक नहीं है ये सब रूल्स लिखने का। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रेशन for non-essential variable for welder performance? No, progression is the essential variable for welder। अभी दूसरी बात, बहुत सारे लोग प्रेशर वेसल में काम करते हैं, बहुत सारे पाइपिंग में काम करते हैं, लेकिन टेम्पररी वेल्ड अटैचमेंट है, उसको कट करने के टाइम कितने तक आप क्लोज जा सकते हैं? कभी कभी आप फिटअप करने के टाइम कुछ जुगाड़ लगाते हैं, चाबी लगाते हैं, वो सब चीज लगाते हैं, तब आप कितने दूर से करना है? ये क्या आपको खाली बेस मेटल से तुरंत साथों साथ में घिस देना है, उसको निकाल देना है? ऐसा नहीं, आपको मिनिमम 3 mm तक दूर रखना है। समझो एक वेसल है या एक पाइप है, उसके ऊपर एक हमने फिटअप करने के लिए टेम्पररी एक अटैचमेंट लगाया, एक सी लगाया, समझो। तो सी लगाने के टाइम पे जब आप उसको निकालते हैं वो तो ग्राइंडिंग करके 3 mm अबव से थोड़ा पहले से आपको निकालना पड़ेगा, फिर आप धीरे धीरे मर्ज करते जाइए, फिर आप फिनिशिंग कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन डायरेक्ट आप फिर वेल्ड मेटल में ही ग्राइंडर घुसा के वेल्ड मेटल में से ही वो पूरा निकाल देंगे तो वेल्ड मेटल का थिकनेस कम हो जाएगा मेरे भाई। तो आपको ये सब चीज थोड़ा पता होना चाहिए। ओके, मिनिमम डेप्थ शेल बी रिमूव्ड बाय द ग्राइंडिंग। तो कितने तक आप डेप्थ रिमूव कर सकते हैं? तो 1.5 mm तक, ठीक है, उससे ज्यादा आपको जाना नहीं है। ओके, हार्डनेस बटन टेस्ट यूज्ड प्रायर टू द वेल्ड विच इलेक्ट्रोड। देखो हमने B31 ASME सेक्शन 2C उसमें
SFF 5.1, SFF 5.3, SFF 5.4, SFF 5.9, SFF 5.18, SFF 5.28। उस टाइम पे हमने सब डिस्कस किया था कि हमारा बटन टेस्ट कूपन कितना होना चाहिए। बटन टेस्ट कूपन के ऊपर हम वेल्ड लेयर बाय लेयर मारते हैं तो उसका लेंथ, विड्थ, थिकनेस कितना होना चाहिए, वो सब चीज पूरा डिटेल में वहां पे डिस्कस किया है। जो लोग नहीं किया है वो शांति से, आज संडे है, थोड़ा बहुत प्रिफर करिए भाई। टाइम आपके पास अगर नॉलेज रहेगा तो सब लोगों के लिए अच्छा है। एक तो प्रोडक्शन वाले को भी अच्छा है कि आप लोग जानते हैं, तुरंत उसको बोलेंगे भाई ऐसा मुझे नहीं चाहिए और इसके ऊपर तुरंत हार्डनेस चेक करो। तो कौन से ऐसे मटेरियल है उसमें आपको तुरंत हार्डनेस चेक करना है, आफ्टर फिनिशिंग द वेल्ड एंड कोड हो जाएगा तब। तो ये दो इलेक्ट्रोड ऐसे हैं E316L और E8018B3, जो ये जो है लो LTCS, लो कार्बन लो टेम्परेचर कार्बन स्टील के लिए, और E316L जो स्टेनलेस स्टील का है उसके लिए आप बटन बनाते हैं तो आप हार्डनेस टेस्ट प्रायोर में चेक करना है, ऑन द स्पॉट चेक करना है। आप हार्डनेस टेस्ट उस टाइम पे चेक नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम चला जाएगा तो प्रॉब्लम। ओके, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट हाउ कैलकुलेट द स्ट्रेंथ। तो हार्डनेस चेक करके आप स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक सर है रिलायंस के मैनेजर है, उसने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था और रनिंग कंडीशन हमारा सेशन था उसी टाइम पे, मुझे वो एक क्वेश्चन याद आ गया। कभी कभी क्या होता है, आप पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करते हैं, वेल्डर ने वेल्डिंग मारने में कुछ कांड किया है, हीट ज्यादा लेके वेल्डिंग मारा है, तब आप हार्डनेस चेक करेंगे तब आपको हार्डनेस प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा। तो आप जब पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट करते हैं उसके बाद में आप हार्डनेस चेक करते हैं और हार्डनेस प्रॉपर आता है तो आप समझ लो आपका जॉइंट ओके। अगर आपका पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट करने के बाद भी आपको हार्डनेस प्रॉपर तरीके से नहीं मिला, तब आपका पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट में भी उसने टेक्नीशियन ने कांड किया होगा या फिर वेल्डर ने, दोनों में से किसी ने गलत इलेक्ट्रोड यूज करके वेल्डिंग मारा होगा, या फिर पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट नहीं किया होगा, खाली थोड़ा सा गर्म करके वहां पे ब्लैक पेपर घिस दिया होगा और बोल दिया होगा सर हमारा पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट हो गया, उसको पर जॉइंट के हिसाब से पैसा मिल जाएगा 3000 रुपीज 2000 रुपीज, तो वो तो निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, टेक्नीशियन को हमको पकड़ना है भाई, तुम पहले रुक, मैं पहले हार्डनेस चेक कर लेता हूँ, तुमने पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से किया कि नहीं किया, हमको कैसे पता चलेगा। मैं हार्डनेस चेक करता हूँ, हार्डनेस ओके आता है तभी जाके मैं आपको क्लियरेंस देता हूँ कि आप जाओ, ठीक है। तो हार्डनेस आप पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट होने के बाद आपको हार्डनेस कंपलसरी चेक करना है। अगर आपका हार्डनेस कुछ प्रॉब्लम है तब आप पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट वापस अपने आंखों के सामने करके विटनेस करेंगे, दूसरी बार करके फिर चेक करेंगे, या फिर आप PMI चेक करके फिर देखेंगे कि उसमें इलेक्ट्रोड तो प्रॉपर तरीके से यूज किया है कि नहीं किया है। ये सब चीज आपको उसके बाद का डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन हार्डनेस से ही पता चलेगा कि पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। बिफोर पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट आप हार्डनेस चेक करिए और आफ्टर पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट आप हार्डनेस चेक करिए। आपको थोड़ा रिसर्च में पता चलेगा कि हाँ आफ्टर पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट हार्डनेस अच्छा सा बना, हमको 200 चाहिए था तो 200 से अंदर आया। आफ्टर वेल्डिंग तुरंत आप हार्डनेस चेक करते हैं तो आपको कुछ 200 से ज्यादा भी मिल सकता है हार्डनेस, अगर कार्बन स्टील की या स्टेनलेस स्टील की मैं बात करता हूं तो, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि 200 ही में क्यों बोला भाई, आप 200 ही क्यों बोले भाई, 200 तो एग्जांपल देने के लिए बोला, कुछ माइंड में मत ऐसा लीजिएगा, समझाने के लिए, ठीक है। व्हेन हीट इनपुट विल टेक हीट, देखो जो प्रोजेक्ट में आपका इंपैक्ट टफनेस है वहां पे वेल्डिंग में रूल्स ऐसा है कि वेल्डिंग मारता है तो वेल्डिंग इंजीनियर को साथ में खड़ा रहना है और हीट इनपुट हर 5/5 चेक करना है, ऐसा रूल्स है। लेकिन इंडिया में सब चलता है यार, कौन देखता है, तुम मारो ना मैं देखता हूं, मैं पीछे खड़ा हूं, कोई घंटे भाई भी पीछे खड़ा नहीं रहता है और वेल्डर अपने हिसाब से ज्यादा हीटिंग लेके वेल्डिंग मार देता है और उसमें हीट इनपुट का प्रॉब्लम हो जाता है, आपका इंपैक्ट प्रॉपर्टी में कांड हो जाएगा। देखो गल्फ कंट्रीज में तो मैं लिटरली मेरे हाथ से कंटिन्यूअस 3 मंथ तक, जब तक वो जॉब फिनिश नहीं हुआ तब तक मैं हर पेपर बाय पेपर एक बुक लिख रखता हूं, साथ में लाइन बाय लाइन हीट इनपुट चेक करता जाता हूं। एक जॉइंट में 4 वेल्डर बैठे हैं, अगर 78 इंच का पाइप है या 72 इंच का पाइप है तो 3-4 वेल्डर बैठे रहेंगे, ठीक है। तो 3-4 वेल्डर का हर बार मैं चेक करता हूं, सबको एक साथ में इलेक्ट्रोड लेना है और सब एक साथ में मारेंगे, सबका वीविंग भी मैं चेक करता हूं और सबका टाइमिंग के साथ, घड़ी आपके साथ में रहेगा या मोबाइल रहेगा उसके साथ में आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन इंडिया में
सब चलता है यार, कौन देखता है? अरे हीट आपका प्रेशर वेसल होता है, उसमें भी लोग हार्डनेस चेक नहीं करते हैं और हीट इनपुट चेक नहीं करते। आप सोचो कितना ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। हम लोगों को हीट इनपुट चेक करना कंपलसरी है, जहां पे इंपैक्ट टफनेस इफेक्ट करता है, जहां पे आप जो जॉब में इंपैक्ट टफनेस है। देखो ये सब चीज आपको नया लगेगा, जो लोग इंडिया में ही काम किया है उन लोगों को थोड़ा नया लगेगा, ऐसा तो होता है यार, क्या बात करते हैं यार, लेकिन गल्फ में तो ऐसा होता है भाई। इंपैक्ट टफनेस का नेस का मटेरियल है या फिर आपका उसमें टफनेस प्रॉपर्टी वाला मटेरियल है या इंपैक्ट प्रॉपर्टी वाला मटेरियल है, उसमें हीट इनपुट कंपलसरी बनता है। हीट इनपुट का एक शीट रहता है अलग से, वो शीट आपको हर लेयर बाय लेयर भरना रहता है। वो जॉइंट फिनिश होता है तो पूरा का पूरा शीट आपको सबमिट करना पड़ता है आपके क्लाइंट को या आपके थर्ड पार्टी को। वो आपका क्लाइंट है, वो स्टैंप और साइन मारेगा तब जाके आपका वो जॉइंट क्लियर है, उसमें आपका भी साइन। ऐसा होता है। लेकिन इंडिया में क्या होता है भाई, थोड़ा ध्यान रखना है, डब्ल्यूपीएस के हिसाब से आपको हीट इनपुट लेना, करंट वोल्टेज ट्रांसफर पे डब्ल्यूपीएस के हिसाब से लेना। इतना बोल के वेल्डिंग इंजीनियर निकल जाता है, फिर तो वेल्डर को शिफ्ट खत्म होता है तो धड़ाधड़ वेल्डिंग मारेगा ही मारेगा। जल्दी वेल्डिंग फिनिश करने के लिए वो करंट ज्यादा लेगा ही लेगा, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाने के लिए उसके पीछे मैनेजर पड़ा है तो उसके पीछे मैनेजर पढ़ने की वजह से वो अपना नाम बनाने के चक्कर में हीरोगिरी करने के लिए वो वेल्डर अपना काम करेगा ही, ज्यादा वेल्डिंग मारेगा ही, इंपैक्ट टफनेस प्रॉपर्टी पे कांड आएगा ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है, इंक्रीजिंग हीट इनपुट इज द सप्लीमेंट्री वेरिएबल आपका डब्ल्यूपीएस में। डब्ल्यूपीएस का सप्लीमेंट्री वेरिएबल, इसका मतलब ये हुआ कि आपको हीट इनपुट हर लेयर बाय लेयर चेक करना है आपका जो जॉब इंपैक्ट टफनेस में है वो जॉब के लिए। आपका वेसल है तो वेसल में लॉन्ग सीम, शॉर्ट सीम, सब चीज को वेल्डिंग इंस्पेक्टर को लिखना चाहिए। लिख के फिर वो आप जब सबमिट करते हैं डॉक्यूमेंट डोजियर, उसमें भी आपका वो अटैचमेंट होना चाहिए और हैंड रिटन अटैचमेंट होना चाहिए। कभी कभी लोग है ना छाप देते हैं। देखो गल्फ कंट्रीज में मैंने तो ऐसा नहीं देखा, लेकिन इंडिया में ऐसा देखा है कि लोग क्या करते हैं, टेबल के ऊपर बैठ के हीट इनपुट डब्ल्यूपीएस में मिलता है वैसे कैलकुलेट करके धड़ाधड़ अपने हाथ से भर देते हैं लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में, फिर उसका प्रिंट निकाल देते हैं, उसमें साइन वगैरह स्टैम्प वगैरह कर देते हैं और थर्ड पार्टी को सबमिट करते हैं, सर हमारा हीट इनपुट ओके। अरे यार वो चेकलिस्ट है, कम से कम यार आपको ऑन जॉब पे जाके भरना है यार। इंपैक्ट टफनेस वाला आपका जॉब है, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत केयर करना पड़ेगा। देखो टाइटैनिक टूटा, टाइटैनिक टूटने का रीजन क्या है, उसका टेंसाइल प्रॉपर्टी तो एकदम क्लियर ही था, उसका स्ट्रेंथ जो था एकदम शानदार ही था, मटेरियल भी एकदम अच्छे से ही यूज किया था, लेकिन इंपैक्ट की वजह से टूट गया। क्यों? क्योंकि वो मेटल का टेम्परेचर जब माइनस जाता है, माइनस में मेटल अपना जो पार्टिकल है उसका साइज बड़ा कर देता है और वो मेटल फट जाता है, क्रैक हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल सिंपल देता हूं इंपैक्ट टफनेस का। 100 बाय 100 का 3 mm का आप प्लेट लीजिए, ठीक है, कितना 100 बाय 100 का कार्बन स्टील का आप 3 mm का प्लेट लीजिए, उसके ऊपर आप हैमर मारिए, आप लिटरली 5-6 हैमर मारिए जोर से, आपको जितना आपका वो रहता है वो छोटा हैमर मारिए, तो वो खाली बैंड होगा लेकिन टूटेगा नहीं, क्रैक नहीं होगा। लेकिन उसी को आपने यहां पे जोर लगाया हैमर मार के, लेकिन उसी को आप -100 डिग्री टेम्परेचर में आप फ्रीजर में रख दीजिए, -100 डिग्री, मैं बोल रहा हूं सुनिए, -100 डिग्री फ्रीजर में रख दीजिए। जैसे ही उसका 100 डिग्री आएगा आप फिर आप लेने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्रैक होता हुआ मिलेगा, या उसके 2 से 3 पार्ट या 7 से 8 पार्ट होते हुए मिलेगा, आपको ऑटोमेटिकली टूट जाएगा मेरे भाई। आप समझ रहे हैं ना, यहां पे आपने हैमर मारा, उस टाइम पे भी एटमॉस्फेरिक में नहीं टूटा, लेकिन वो माइनस टेम्परेचर 100 गया, ऑटोमेटिकली हमको कोई फोर्स भी नहीं मारना पड़ा, ऑटोमेटिकली टूट गया। तो वो सब चीज क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ऑफ इंपैक्ट टफनेस। इंपैक्ट टेस्ट इसी की वजह से करते हैं कि हमारा जॉब माइनस टेम्परेचर में कैसा बिहेव करेगा, उसी का हम इंपैक्ट टफनेस चेक करते हैं। भाई समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से ही जा रहा है, लोलम लोल? हेलो, गुड सर, गुड, कैरी ऑन सर, समझ रहे हैं सर। ओके, कितने पार्टिसिपेट यार, मुझे ये भी पता नहीं है, मैं तो देखेगा तो फिर कितना है, 30। वेरी गुड, चलो ओके, वेरी गुड, ओके सर, 30% सर। ओके सर, ओके, नाउ वी आर गोइंग
ओके, पीएमआई आइडेंटिफिकेशन फॉर स्टार्ट प्रोडक्शन वेल्ड व्हाट कंज्यूमेबल। पीएमआई किसके लिए करते हैं? भले यहाँ पे स्टार्ट प्रोडक्शन वेल्ड कंज्यूमेबल लिखा है, लेकिन जनरली स्टेनलेस स्टील है, उसमें भी एल लाइन सीरीज है, जैसे कि 304L, 316L, ठीक है, 347L, मतलब जितना एल सीरीज है लो कार्बन स्टेनलेस स्टील, तो जो एल सीरीज है उसमें आपको पीएमआई 100% चेक करना चाहिए। मैं एक प्रोजेक्ट किया था मुंद्रा साइट पे, थर्मेक्स लिमिटेड में था मैं उसमें, थर्मेक्स लिमिटेड में आज से 6-7 साल पहले की बात है। और मुंद्रा साइट पे एक प्रोजेक्ट किया एसएनसी लावलिंग, ठीक है, गल्फ कंट्री का जॉब था। एसएनसी लावलिंग का जो मटेरियल था 304L था, ठीक है। जब हम पीएमआई करने बैठते हैं तो पूरा मटेरियल उसका 304L है, साला एक प्लेट है वो 304H का है, वो पीएमआई में हमने पकड़ा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एल सीरीज जो है, एल सीरीज उसमें आपको ज्यादा कॉस्ट लगता है। मैन्युफैक्चरर जो है वो एल सीरीज देने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है उसको भी, क्योंकि उसमें आपको कार्बन कंट्रोल करना है। कार्बन कितना कंट्रोल करना है? 0.036% तक आपका कम रहेगा कार्बन, तो उसको एल सीरीज बोलते हैं। 0.08 रहेगा तो उसको एच सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो एल सीरीज आपको मैन्युफैक्चरर जब आपको देगा तब आपको प्रॉब्लम ये है कि उसको ज्यादा कॉस्ट बनाने में उसको ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, और हम लोगों को भी जिसको परचेज करना, जो एंड यूजर है, वो भी ज्यादा कॉस्ट देता है एल सीरीज का। क्यों? क्योंकि कार्बन जितना कम है उतना एंड यूजर को बहुत अच्छी बात है। कार्बन जितना कम है उतना क्रोमियम कार्बाइड कम बनाएगा, उतना क्रोमियम ऑक्साइड कम बनाएगा, उतना रस्टिंग कम होगा, उसका उतना स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पीएमआई आपको एल सीरीज जो है वो उसमें करना ही चाहिए। ओके, पीएमआई के 2 टाइप है, मैं कभी एक सेशन करेगा अलग से। एक हैंड, हाथ में जो इंडिया में चलता है, सबसे ज्यादा चलता है वर्ड की वजह से, वो हैंड में जो यूज होता है ना, हैंड एकदम गन जैसा, वो फिल्म में आता है ना गन, उतना ही गन जैसा रहता है, एकदम छोटा सा पोर्टेबल, जो हम लोग एक बॉक्स में लेके भी जा सकते हैं, वैसा पीएमआई, उसको फ्लोरोसेंट पीएमआई बोलते हैं। दूसरा पीएमआई है, दूसरा टाइप का पीएमआई है ऑप्टिकल इमिशन पीएमआई। उसमें क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है? जो हमारा हैंड टूल जो है गन जैसा है पीएमआई, उसमें कार्बन, सल्फर, फास्फोरस ऐसे जो जिसका लो वेट वाला जो पार्टिकल है वो नहीं पकड़ पाता है। अगर आप 316L में वो फ्लोरोसेंट वाला पीएमआई वहां पे घुसाएंगे और चेक करेंगे तो आपको घंटा भी पता नहीं चलेगा कि 316L है कि 316H है। आपको तो वो कार्बन से पता चलेगा ना कि कार्बन कितना है, लेकिन ये पीएमआई फ्लोरोसेंट वाला तो कार्बन दिखाएगा ही नहीं, आपको खाली इतना दिखाएगा कि हाँ ये 316 है, 316H है या 316L है, वो नहीं पता चलेगा आपको। तो आपको आपका मैन्युफैक्चरर है या फिर आपका फोर्जिंग वाला जो वेंडर है वो आपको 316L आपको चाहिए था और 316H घुसा दिया, तो आप कैसे घंटा भी वेरीफाई कर पाएंगे? तो उसका एक ही तरीका है, पीएमआई ऑप्टिकल इमिशन। ऑप्टिकल इमिशन एक्सरे फ्लोरोसेंट है वो ज्यादा कारगर नहीं है, ऑप्टिकल इमिशन वाला थोड़ा कॉस्टली है। वो कैसा साइज विड्थ आता है, हमारा लैपटॉप ओल्ड हमारा डेस्कटॉप आता था टीवी जैसा, पता है ना आपको, ओल्ड टीवी, ओल्ड सीपीयू या ओल्ड कंप्यूटर आता था, उसके साथ सीपीयू रहता था, वो जो डेस्कटॉप जैसा रहता था, वैसा ही पीएमआई का ये मशीन आता है, ये वैसा ही सेम, लेकिन थोड़ा और बड़ा, उससे थोड़ा ज्यादा, ठीक है, 5-6 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। सीपीयू है तो उसमें भी सीपीयू रहता है, कंप्यूटर है स्क्रीन तो उसमें भी कंप्यूटर स्क्रीन रहता है, ठीक है। तो वो हो गया एक्सरे फ्लोरोसेंट। बहुत कम कंपनियां यहाँ पे यूज करती है, मोस्टली मैंने 2 से 3 कंपनी में ही देखा है, एक थर्मेक्स में, एक एलएनटी, एक रिलायंस इंडिया में, ठीक है। यही कंपनियां जनरली लोग यूज करता है। बाकी हमारा अंकलेश्वर जीआईडीसी है, हमारा मुंद्रा जीआईडीसी है, हमारा महाराष्ट्र में बहुत सारी कंपनियों में मैं इंस्पेक्शन किया, वो सब जगह पे वर्स गन वाला ही रहता है। तो वो कॉस्टली थोड़ा है, उसका 40 लाख से ज्यादा भी प्राइस है, इनका कम प्राइस है, 5 लाख 6 लाख में ये फ्लोरोसेंट वाला गन वाला है वो आ जाएगा, लेकिन वो जो है वो ज्यादा कॉस्ट वाला है, ठीक है।
लेकिन उसमें आपको कार्बन दिखाएगा, उसमें 316L भी पता चल जाएगा कि ये 316H है या 316L है, वहां पे दिखाएगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आपको पीएमआई करना जरूरी है, और कैसा पीएमआई कब यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए। 304 है तब आप ठीक है जनरल पीएमआई यूज कर सकते हैं, 304H है तब जनरल हम फ्लोरोसेंट इमिशन वाला पीएमआई यूज कर सकते हैं। लेकिन आप HL सीरीज जाता है तो आप वो पीएमआई यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोर्स सर्विस प्रेशर कंटेन वेल्ड, ठीक है, सोर्स सर्विस प्रेशर कंटेन वेल्ड मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर नॉट परमिटेड, ठीक है, ये तो बाद का क्वेश्चन बाद में करेंगे। सोर्स सर्विस निकल बेस्ड कंज्यूमेबल नॉट परमिटेड, ओके। सोर्स सर्विस में ऑलरेडी निकल बेस्ड कंज्यूमेबल नहीं चलेगा। आप निकल बेस्ड से आप इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग या फिलर से वेल्डिंग मारेंगे तो नहीं चलेगा। उसका रीजन क्या है? सोर्स सर्विस जो रहता है उसमें जनरली फिटिंग जो होता है वो भी रिपेयर आता है तो उसको काट के दूसरा ही डालना है, फिर आप वही फिटिंग में आप रिपेयर करने के तो नहीं चलेगा। हमने B31.3 में क्लियर बात किया, सोर्स सर्विस में आपको हार्डनेस को छोड़ के बाकी सब चीज 100% है, ठीक है। सोर्स सर्विस में आपको 100% आरटी करना है, 100% यूटी पॉसिबल है तो यूटी करना है, 100% आपका इंस्पेक्शन करना है। इवन सोर्स सर्विस में वो जो नट बोल्ट एंड स्टड आता है ना, उसका भी क्वालिटी इंस्पेक्टर, थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर, फ्रीलांसर को इंस्पेक्शन करना जरूरी है। यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते। सोर्स सर्विस ऐसा सर्विस है कि कुछ भी स्मॉल मिस्टेक आपका बहुत बड़ा ब्लास्ट करवा सकता है, बहुत लोगों के साथ आप जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, सोर्स सर्विस में आपको निकल बेस्ड इलेक्ट्रोड जो है वो यूज नहीं करना है, ओके। Our PQR is qualified 7 mm. What is the limit in WPS? अगर इम्पैक्ट टफनेस नहीं है तब हमको फॉलो करना है ASME सेक्शन 9 QW 451.1 का टेबल, ठीक है। वहां पे क्लियर दिया है अप टू 1.5, 1.5 टू 10, 10 टू 90, 90 टू 38, 38 टू 150, 150 टू अबव, ऐसा करके वहां पे टेबल दिया है। तो ये 7 जो है 1.5 टू 10 में आएगा, तो उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है मिनिमम 1.5 मैक्सिमम 2T। तो 7 का 2T कितना हुआ? 7 into 2 मतलब 14 mm, मिनिमम 1.5 मैक्सिमम 14 mm। तो यहाँ पे आपको ज्यादा वो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, टेबल में दिया है, टेबल के हिसाब से आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सॉकेट वेल्ड मिनिमम पास, देखो सॉकेट वेल्ड में 3 mm का फिलेट रहता है, ठीक है, 3 mm का सॉकेट वेल्ड में फिलेट रहता है। लेकिन आप जनरली वेल्डर क्या करता है, उसको ज्यादा वेल्डिंग ना मारना पड़े उसके लिए वो एक ही पास में वेल्डिंग 3 mm फिलेट ले लेता है, तब वो गलत बात है। आपको मिनिमम 2 पास लगाना जरूरी है, समझ रहे हैं ना। सॉकेट वेल्ड जो रहता है वो उसमें मिनिमम 2 से ज्यादा पास रहना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा। आप अगर 1 पास में वो सॉकेट वेल्ड वेल्डिंग मार देंगे और थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर को पता चलेगा, एज पर कोड भी आप 1 पास नहीं मार सकते, ठीक है। आप 2 पास से ज्यादा मारेंगे तभी वहां पे प्रॉपर स्ट्रेंथ मिलेगा, क्योंकि सॉकेट वेल्ड में बहुत प्रॉब्लम होता है थर्मल एक्सपेंशन का, ओके। स्टेनलेस स्टील इंटरपास टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 177। स्टेनलेस स्टील का आपको इंटरपास टेम्परेचर है वो 177 का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टेनलेस स्टील में सेंसिटाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, उसमें हीटिंग नहीं करना है आपको। हीटिंग करेंगे तो इंटरपास पिच में भी ज्यादा जा सकता है, और आपको 400 से ज्यादा टेम्परेचर लेके जाना ही नहीं है। 400 से 800 में कांड ये होता है क्रोमियम कार्बाइड या क्रोमियम ऑक्साइड बनाता है, तो उसी की वजह से सेंसिटाइजेशन ना हो, क्रोमियम हमारे मेटल से निकल ना जाए, क्रोमियम कार्बाइड बना के या फिर क्रोमियम ऑक्साइड बना के, उसी की वजह से स्टेनलेस स्टील में हम इंटरपास भी जनरली लो रखते हैं 177। आपने स्टेनलेस स्टील कार्बन स्टील का देखा होगा कि 315 या 300 या 350, कुछ लोग तो 375 तक भी लेके जाते हैं इंटरपास, लेकिन स्टेनलेस स्टील में आपको इतना जाना ही नहीं है, 177 मैक्सिमम एज पर कोड। कुछ लोग 165 लेते हैं, कुछ लोग 175 लेते हैं, कुछ लोग 177 लेते हैं, लेकिन 177 से 178 भी आप नहीं ले सकते इंटरपास। इंटरपास आप ज्यादा लेंगे तो प्रॉब्लम ये होगा आपका सेंसिटाइजेशन का। सेंसिटाइजेशन क्या है? ऑलरेडी में 2 घंटे का एक अलग से खाली सेंसिटाइजेशन
ऐसा करके, पर्जिंग एंड सेंसिटाइजेशन ऐसा करके मैंने सब्जेक्ट लिया है, उसमें 2 घंटे तक खाली उसी की बात किया है। मेटलर्जी, मटेरियल साइंस मेटलर्जी, उसका बेंडिंग स्ट्रक्चर, उसका इनसाइड स्ट्रक्चर, उसका इंपैक्ट प्रॉपर्टीज कैसे होता है, बिहेव करता है, उसी की वजह से क्यों इंटरपास टेम्परेचर कम रखते हैं, वो सब चीज उसमें डिस्कस किया है। वो आप देखेंगे तो आपको ज्यादा डेप्थ में पता चलेगा। लेकिन आप याद रखिए इंटरपास ऑफ स्टेनलेस स्टील 177 ही होना चाहिए। डबल साइड ग्रूव वेल्ड ग्राइंडिंग और ग्राउजिंग एनडीटी मेथड, देखो सिंगल वी हो डबल वी हो, हम लोग जनरली उसको बैक गाउजिंग करते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम उसका डीपीटी करते हैं या एमटी करते हैं। जनरली लोग पीटी ही करते हैं, 95% लोग पीटी करते हैं, 5% ही कभी कभी एमटी करते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली आपको पीटी फॉलो करना है वहां पे। ओके, रिक्वालिफिकेशन फॉर वेल्डर नॉट एंगेज्ड जॉब, देखो आपका एज पर सेक्शन 9 क्वालिफिकेशन 2 ईयर तक वैलिड है, लेकिन वो 2 ईयर में भी कुछ कंडीशन दिया गया है कि आपका वेल्डर 6 मंथ के अंदर एक भी जॉइंट आरटी वाला वेल्डिंग नहीं मारा है। भले ही वो वेल्डिंग मारता है लेकिन आरटी जॉइंट वाला वेल्डिंग नहीं मारा है, आरटी एक्सेप्ट नहीं हुआ रहता है, वैसा वेल्डिंग मारा है 6 मंथ के अंदर, उसने कोई भी आरटी जॉइंट उसका एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो वो वेल्डर को रिक्वालिफिकेशन करना है। ऐसा वहां पे कंडीशन है, हमने ऑलरेडी समझाया था। और हम आज गल्फ एनडीटी के साथ मिलके हम वापस एएसएमई सेक्शन 9 पूरा लाइन बाय लाइन करेंगे, एक पॉइंट को डेप्थ में विथ एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। सेक्शन 2C को हम वापस डिस्कस करेंगे, सेक्शन 5 को हम वापस पूरा लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। सेक्शन 2C के बाद हम B31.3 भी डिस्कस करेंगे और सेक्शन 8 डिवीजन 1 भी हम लाइन बाय लाइन पूरा गल्फ एनडीटी के साथ मिलके हम पूरा डेप्थ में डिस्कस करेंगे। जो लोग वो उसमें एंटर होना चाहते हैं वो ये सर बोलते हैं, आशीष सर जो गल्फ एनडीटी से जो है वो जैसा डायरेक्शन देते हैं उससे आप फॉलो करिए, तो आप उसमें भी ज्वाइन होके वो लोग अटेंड कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आरटी परसेंटेज निकल अलॉय जो है, देखो आरटी परसेंटेज में किसके हिसाब से बोलता हूं मैं, B31.3 के हिसाब से बोलता हूं। 26 नंबर का क्वेश्चन, आरटी परसेंटेज निकल अलॉय जो है वो 100% शॉप एंड फील्ड में आपको आरटी करना है। साइक्लिक सर्विसेज वाला जो भी कंडीशन वाला है उसमें 100% शॉप एंड फील्ड, देखो शॉप एंड फील्ड क्या लिखा है, निकल अलॉय या साइक्लिक सर्विस वाला कुछ जो पार्ट है जॉब का वो शॉप में भी प्रिपेयर होता है, कुछ पार्ट जो है हमारा फील्ड में प्रिपेयर होता है। तो भले ही शॉप में भी प्रिपेयर हो या फील्ड में प्रिपेयर हो, हमको 100% आरटी साइक्लिक सर्विस में करना है। नॉर्मल या फिर दूसरा कोई 80 mm से बिलो जो है, इक्वल से या उससे ज्यादा हमारा टेम्परेचर है, उसमें हमको कितना करना है, उसके लिए 10% शॉप। अगर आप जॉइंट 10 जॉइंट मारते हैं तो आपको एक जॉइंट आरटी लेना है शॉप के अंदर। अगर आप फील्ड में 10 जॉइंट मारते हैं तब आपको 100 का 100% आपको आरटी करना है, नॉर्मल से नॉर्मल सर्विस के लिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एएसएमई कोड फॉर प्रोसेस पाइपिंग सिस्टम, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। ASME B31.3 इज द प्रोसेस पाइपिंग, ASME B31.1 फॉर पावर पाइपिंग। देखो ये अभी मैं ये कोड की बात करता हूं, यहां पे देखो इंटरनेशनल कोड एंड स्टैंडर्ड B31.3 वो पावर पाइपिंग है, B31.2 फॉर फ्यूल गैस पाइपिंग है, B31.3 प्रोसेस पाइपिंग है। अभी मैं एक बात बोलता हूं कि पावर पाइपिंग क्या है, प्रोसेस पाइपिंग, दोनों में डिफरेंट क्या है। बहुत सारे लोगों को खाली बोलते हैं कि पावर पाइपिंग प्रोसेस पाइपिंग, लेकिन ये दोनों में डिफरेंट क्या है। प्रोसेस पाइपिंग मतलब ऐसा चीज, एक वेसल से फ्लूइड को या लिक्विड को या अंदर से जो फ्लो होता है वो फ्लूइड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डालना, एक टैंक से दूसरे टैंक में जाएगा तो उसको बोलते हैं प्रोसेस पाइपिंग। एक वेसल से दूसरे वेसल में जाएगा या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, वो बोलता है उसको प्रोसेस पाइपिंग। लेकिन पावर पाइपिंग ऐसा नहीं है। पावर पाइपिंग में वो फ्लूइड तो वहां पे से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लेकिन बीच में भी उसमें कुछ टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज वहां पे फटता है कुछ। देखो आपने रिलायंस की एक क्रैकर इंडस्ट्री है, रिलायंस का अंदर का एक पार्ट है क्रैकर, उसको बोलते हैं क्रैकर।
ठीक है, बहुत सारे लोगों ने काम किया है तो ज्यादा आइडिया आएगा। क्रैकर क्या है, उसमें पावर पाइपिंग यूज होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे मीथेन एक पाइप से स्टार्ट होता है जाना, फिर लास्ट में हमको प्रोडक्ट जो मिलता है वो हमको एक प्लास्टिक मिलता है। तो ऐसा क्यों हो गया? साला बहन, पहले से हमने ये डाला था, हमने पाइप में मीथेन डाला था या इथेन डाला था और लास्ट में वो प्लास्टिक निकल गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो पावर पाइपिंग है। वो पावर पाइपिंग में क्या होगा, उसमें इंसुलेशन, डिस्टिलेशन, वो सब चीज होगा। उसमें टेम्परेचर अप एंड डाउन होगा। H2O अगर आप उसमें से डालते हैं तो उसमें से क्रैकर में से पास होगा तो H भी अलग हो जाएगा, O2 भी अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन भी अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन भी अलग हो जाएगा, ऐसे अलग अलग। फिर वो अलग अलग लाइन पकड़ेंगे, हाइड्रोजन वाला लाइन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन का लाइन अलग हो जाएगा। तो वो हो गया क्रैकर इंडस्ट्री। तो वैसी इंडस्ट्री है जो पावर पाइपिंग का इंडस्ट्री है, उसमें पावर प्लांट, वो पावर प्लांट है, उसमें पावर पाइपिंग यूज होता है। लेकिन जनरली प्रोसेस इंडस्ट्रीज है वो उसमें प्रोसेस पाइपिंग यूज होता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे 31.9 ASME B 31.9 वो बिल्डिंग सर्विस पाइपिंग है। क्या बुर्ज खलीफा ऐसे ही बन गया? बुर्ज खलीफा में क्या उसमें पाइपिंग जो हुआ था, बिल्डिंग सर्विस पाइपिंग जो हुआ था, वो क्या ऐसे ही अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से बना दिया? चल भाई तू 10 इंच का पाइप डालना यार, बड़ा है ना, थोड़ा ज्यादा पानी डालना पड़ेगा, ऊपर हाइट तक 1 किलोमीटर का उसका हाइट है, तब आप जनरल पाइपिंग उसमें डाल रहे हैं तो प्रॉब्लम, उसको भी आपको कोड के हिसाब से डालना पड़ेगा। कौन सा कोड? ASME B 31.9 के हिसाब से आपको पाइपिंग करना पड़ेगा। अगर आप ASME B 31.3 के हिसाब से पाइपिंग नहीं किया तो क्या होगा, 1 किलोमीटर आप हाइट में पाइप ले जा रहे हैं तो कांड ये होगा, ऊपर का पूरा फ्लूइड का वेट एक नीचे का पाइपिंग के ऊपर आएगा और नीचे का पाइप जो है वो फट जाएगा। तो आपको वहां पे ऐसे सीधा ऊपर कर देना ऐसा नहीं है, उसको आपको B 31.9 को फॉलो करना पड़ेगा। उसको आपको कभी कभी बैंड देना पड़ेगा ताकि प्रेशर कम हो जाए, उसका टेम्परेचर कम हो जाए। हाइट में ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, एकदम नीचे जमीन में थोड़ा कोल्ड टेम्परेचर रहेगा, तो वो भी आपको देखना है। सब चीज उसमें फॉलो होगा और सभी कोड के हिसाब से आपको पाइपिंग करना पड़ेगा। बुर्ज खलीफा में बहुत सारा पाइपिंग आगे पीछे, अगल पीछे, इनसाइड से भी, ग्राउंड से भी जाता है ऊपर, तो वो क्या ऐसे ही अपने हिसाब से, मन के हिसाब से प्लम्बर ने कर दिया होगा? नहीं, वहां पे भी कोड का प्रॉपर तरीके से यूज हुआ होगा। ओके, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कुछ है, कंस्ट्रक्शन कोड है। सेक्शन 1 जो है वो रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन पावर बॉयलर है। सेक्शन 2 है मटेरियल स्पेसिफिकेशन का है। सेक्शन 3 है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसका है। सेक्शन 4 है वो रूल्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हीटिंग बॉयलर है। सेक्शन 5 है नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन है, उसमें भी बहुत सारे पार्ट है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 नीचे दिखाया। आर्टिकल 1 नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन फॉर जनरल रिक्वायरमेंट, आर्टिकल 2 फॉर एग्जामिनेशन, आर्टिकल 4 यूटी एग्जामिनेशन, आर्टिकल 5 फॉर यूटी लेकिन मटेरियल के लिए, 4 जो था वो यूटी फॉर वेल्ड के लिए, और 6 वो पीटी एग्जामिनेशन के लिए, 7 एमटी के लिए, और 8 जो है एडी करंट टेस्ट के लिए, 9 हो विजुअल एग्जामिनेशन के लिए, और 10 जो है लीक टेस्ट के लिए। ओके, आपको इंटरव्यूअर बहुत सारे इंटरव्यू ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में किसके हिसाब से चेक करेगा? आपको वो उस टाइम पे ऐसा आंसर नहीं देना कि मैं सेक्शन 5 के हिसाब से एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लेगा। सेक्शन 5 है वो आपको एग्जामिनेशन कैसे करना है वो प्रोसेस दिखाता है मेरे भाई। इसके लिए आपको जो कंस्ट्रक्शन कोड है वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप प्रेशर वेसल बना रहे हैं, उसमें आरटी कर रहे हैं, तो प्रोसीजर आपका सेक्शन 5 के हिसाब से रहेगा आरटी का, लेकिन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपका सेक्शन 8 के हिसाब से रहेगा। अगर आप सेक्शन 1 के हिसाब से कोई पावर बॉयलर बना रहे हैं या एस टेम्प जॉब बना रहे हैं, तो एस टेम्प में आपका जो एनडीटी जो भी होगा वो सेक्शन 5 के हिसाब से होगा, लेकिन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपका सेक्शन 1 के हिसाब से ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है? ओके, अभी मैं एक चीज बोलता हूं, एएसएमई का जितना भी पार्ट है, एएसएमई से जो स्टार्ट होता है, एएसएमई इससे जो स्टार्ट होता है, उसका पूरा का पूरा एनडीटी एग्जामिनेशन हमको सेक्शन 5 के हिसाब से करना है। ठीक है, उसका पूरा का पूरा वेल्डर क्वालिफिकेशन हमको सेक्शन 9 के हिसाब से करना है। देखो, ये जनरल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 9 के हिसाब से एएसएमई का जितना भी सीरीज है वो सेक्शन 9 के हिसाब से ही उसका वेल्डर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फिर आपका अंडरग्राउंड का पाइपिंग है एपीआई 1104 का, सर मैं तो सेक्शन 9 के हिसाब से पास करता हूं वेल्डर को, तो नहीं चलेगा मेरे भाई।
आपको एपीआई का सीरीज है वो एएसएमई से स्टार्ट नहीं होता है, एपीआई से स्टार्ट होता है। एपीआई 1104 है तो आपको वेल्डर को क्वालिफिकेशन एपीआई 1104 के हिसाब से करना पड़ेगा। एपीआई 5L है तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा, एपीआई 510 है तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि एएसएमई का सीरीज जो है उसमें आपको एनडीटी करना है तो सेक्शन 5 के हिसाब से एनडीटी करना है, अगर वेल्डर क्वालिफिकेशन करना है तो सेक्शन 9 के हिसाब से करना है। ओके, अभी हम वापस हमारा यहां पे डिफाइन द पीएनआईडी। बहुत सारे लोग इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछते हैं कि पीएनआईडी क्या है। पीएनआईडी, पी का मतलब पाइपिंग, आई का मतलब इंस्ट्रूमेंट, डी का मतलब डायग्राम। पाइपिंग इंस्ट्रूमेंट डायग्राम, उसमें सब चीज का एक लाइन, एक खाली लाइन ही रहेगा, ठीक है। वो लाइन में सिंबॉलिक के हिसाब से सब चीज प्रेजेंट रहेगा। आपका वाल्व भी रहेगा, आपका प्रेशर रिलीफ वाल्व भी रहेगा, आपको प्रेशर इंस्ट्रूमेंट भी रहेगा, टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट रहेगा, आपका डायरेक्शन रहेगा पाइपिंग का डायरेक्शन में एंगल कितना रहेगा वो सब चीज रहेगा, उसका ओरिएंटेशन रहेगा, उसका अलाइनमेंट रहेगा, सब चीज पीएनआईडी में रहेगा। पीएनआईडी आपको दे दिया जाए तो आपको पढ़ने आना चाहिए। पीएनआईडी में कुछ लोग वाल्व का डायरेक्शन मिस करते हैं तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको पीएनआईडी प्रॉपर तरीके से स्टडी करना चाहिए। अगर कभी टाइम मिलेगा, मैं फ्री रहेगा मेरे जॉब से, तो मैं पीएनआईडी का पूरा एक ड्राइंग के साथ एक सेशन करेगा, कैसे पढ़ा जाता है वाल्व, कौन सा वाल्व कैसे, चक वाल्व, बॉल वाल्व, बटरफ्लाई वाल कि कौन सा उसमें रहेगा तो कौन सा वाल रहेगा पीएनआईडी में। दूसरा आपका सपोर्ट जो है वो कौन सा, शू सपोर्ट यहाँ पे लगाया है, एंगल सपोर्ट लगाया है, या फिर आपका कोल्ड रिंग लगाया है, या फिर आपका दूसरा जो स्प्रिंग सपोर्ट है वो स्प्रिंग सपोर्ट लगाया है, कौन सा सपोर्ट लगाया है वो सपोर्ट भी पीएनआईडी में पूरा रहेगा। तो आपको सिंबॉलिक के हिसाब से रहेगा, वहां पे ये नहीं लिखा होगा कि भाई यहाँ पे ये से वो चक वाल है, ये बॉल वाल है, ये बटरफ्लाई वाल है, ऐसा नहीं लिखा रहेगा। आपको जस्ट वहां पे सिंबल दे दिया जाएगा और वो सिंबल है, वो सिंबल के हिसाब से पीएनआईडी को पढ़ा जाता है। तो वो कभी टाइम रहेगा तो मैं करेगा, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्पेक ब्रेक। देखो स्पेक ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्पेक ब्रेक इसको बोलते हैं जहां पे दो पाइपिंग लाइन क्लास का इंटरकनेक्शन होता है। एक कार्बन स्टील का पाइप आता है और दूसरी उसी के साथ दूसरा स्टेनलेस स्टील का पाइप फिटअप होता है, तो वो जो जॉइंट हुआ वो स्पेक ब्रेक हुआ। एक अलॉय स्टील का लाइन आ रहा है पाइपिंग का और दूसरा उसके सामने फिटअप हो रहा है कार्बन स्टील का या स्टेनलेस स्टील का, तो वो जो जॉइंट हुआ दोनों का लाइन क्लास चेंज हो गया, तो उसी को बोलते हैं स्पेक ब्रेक। तो ये एक टेक्निकल वर्ड आपको पता होना चाहिए। 60 इंच का एल्बो है, 60 इंच का एल्बो 90 डिग्री उसका है, और लॉन्ग सिम रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका यहाँ पे फंडा है 16 इंटू 1.5 16 इंटू 1.5 इंटू 25.4, ठीक है, इंच का एमएम में कन्वर्ट किया उसके हिसाब से, ठीक है। इसका ऑलरेडी एक जनरल क्वेश्चन है एक, हाँ इसका मैं कभी करेगा, इसका 90 डिग्री एल्बो, शॉर्ट डिग्री एल्बो, लॉन्ग रेडियस, शॉर्ट रेडियस, फिटिंग के बारे में। टाइप्स ऑफ रिड्यूसर, 2 टाइप्स के रिड्यूसर होते हैं, एक हमारा कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर, एसेंट्रिक रिड्यूसर, विल्डोलेट, सोकोलेट, थ्रेडोलेट, वो सब चीज के बारे में फिटिंग्स का कभी मैं एक सेशन करेगा बहुत अच्छी तरीके से, शानदार 2 घंटे का, ठीक है। उस टाइम पे मैं समझाएगा कि पाइपिंग में फिटिंग्स कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा फिटिंग कब लगाना चाहिए, डिजाइनर क्या सोच के वहां पे वेल्डोलेट देता है, डिजाइनर क्या सोच के वहां पे एसेंट्रिक रिड्यूसर की जगह कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर देता है, वो सब चीज का पूरा क्यों डिजाइनर क्यों शॉर्ट रेडियस की जगह कभी लॉन्ग रेडियस डालता है 90 डिग्री का एल्बो। देखो डिग्री तो 90 है दोनों का, कभी लॉन्ग रेडियस यूज होता है, कभी शॉर्ट रेडियस यूज होता है, तो डिजाइनर ऐसा क्यों देता है, वहां पे क्या कांड होता है कि उसकी वजह से डिजाइनर ऐसा देता है, तो उसके बारे में मैं अलग से सेशन करेगा, उसमें समझाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which international standard and material is using for the short service।
तो आपको ये पता होना चाहिए सोर्स सर्विस के लिए नेस मटेरियल जो है MR0175, जिसको भी चाहिए लेटेस्ट मेरे पास पड़ा है वो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करेंगे तो मैं नेस MR0175 मैं आपको सेंड कर देगा, या वरना आशीष सर भी सबको सेंड करेंगे, ठीक है। मैं भी आशीष सर को दे देगा तो वो भी है, वो भी सबको सेंड, जिसको भी चाहिए वो बिंदास। ऐसा कभी भी कोई भी जॉब फंसता है समझो कोच, देखो दिन में मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत सारे कॉल आते हैं, बहुत सारे कॉल आते हैं, उसमें से मोस्टली मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करता हूं कि लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कुछ लोगों का ऐसा भी कॉल आता है कि सर हमारा तो हाइड्रो अभी कर रहे हैं, अभी मैं जॉब पे हूं और हाइड्रो में प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो एक्सेप्ट है कि नहीं है, कहाँ लिखा है, तो तुरंत मैं उसको बोलता हूं सर देखिए B31.3 के हिसाब से कर रहे हैं, तब आप चैप्टर नंबर 6 निकालिए, 351 या 341 निकालिए, वो मैं वहां पे कितना सीपेज एक्सेप्टेबल है पर सेकंड में, कितना एक्सेप्ट है, हर 10 सेकंड में एक ड्रॉप एक्सेप्टेबल है, वो भी कहां से, आपकी फ्लैंज से, फ्लैंज का जो ब्लाइंड कनेक्शन है वहां से आपका। फिर आप ऐसा बोलेंगे कि मेरा लॉन्ग सिम से शिपेज हो रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं है, तो वहां सब चीज का सब सॉल्यूशन है, कोड में लिखा है, उसके हिसाब से ही हमको आगे बढ़ना है। तो सोर्स सर्विस के लिए हमको कौन सा मटेरियल है कि नेस MR0175। ओके, विच गास्केट इज यूजिंग फॉर द डिसिमिलर मटेरियल, इंसुलेशन गास्केट। आपको ये पता होना चाहिए कि डिसिमिलर मटेरियल के लिए साला 316 का हम गास्केट लगाए या कार्बन स्टील का लगाए या निकल बेस का लगाए या फिर निकल बेस अलॉय है उसके साथ स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग यूज हो रहा है, तो कौन सा गास्केट लगाना है हमको, निकल बेस का हमको गास्केट का मटेरियल लेना है या फिर हमको स्टेनलेस स्टील का लेना है। कार्बन स्टील का गास्केट, कार्बन स्टील का और स्टेनलेस स्टील का, सॉरी कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील दोनों का फिट अप हो रहा है, तो उस टाइम पे वहां पे जो फ्लैंज आ रहा है वो दोनों के बीच में कौन सा गास्केट लगाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए इंसुलेशन गास्केट। ओके, व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन इंक्रीजिंग इन ISO ड्राइंग, तो नॉर्थिंग एंड ईस्टिंग सबको पता है। LPD एंड HPD क्या है, तो लो पॉइंट यहाँ पे LPD जो है वो एंड HPD हाई पॉइंट वेंट जो है वो, और लो पॉइंट ड्रेन है वो। लो पॉइंट ड्रेन इसके लिए होता है क्योंकि पानी निकालने के लिए आफ्टर हाइड्रो, एंड कुछ रनिंग कंडीशन में भी कुछ पानी भर गया तो उसको निकालने के लिए। हाई पॉइंट इसके लिए होता है, वो वेंटिक के लिए होता है, उसमें से एयर निकल जाए हाइड्रो टेस्ट करने के टाइम भी या फिर ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन में भी, ठीक है। हाई पॉइंट वेंट एंड लो पॉइंट ड्रेन, ठीक है, ये आपको LPD HPD ये सब चीज पता होना चाहिए। 16 इंच का आपका एल्बो है, तो पाइप हैविंग ऑलेट ब्रांच कनेक्शन एट 45 डिग्री, तो उसका कैसा कैलकुलेशन है, तो जस्ट कैलकुलेशन है। अभी 4 एक क्वेश्चन सॉल्व करके फिर हम यहाँ पे सेशन को फिनिश करते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। 1.5 घंटा है, एक्चुअली हमारा 1 घंटे का था लेकिन हमने ये फिनिश करने के चक्कर में हमने ज्यादा लिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ASTM A316 TP304 एंड 304L, 316 एंड 316L, तो आपको ये पता होना चाहिए L और H में क्या है, तो L जो है उसमें कार्बन जो कंटेंट है 0.035 से कम होना चाहिए, और जो हमारा मटेरियल 304 अकेला है उसमें 0.08 तक होगा तो चलेगा, लेकिन L जो है वो 0.035 तक ही होना चाहिए, उससे ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम नहीं चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, व्हाट इज द रेडियस ऑफ लॉन्ग रेडियस एल्बो 1.5D, ठीक है। लिस्ट ऑफ द 5 पॉइंट नीड टू चेक ड्यूरिंग द फिटअप इंस्पेक्शन। फिटअप इंस्पेक्शन पाइपिंग का आप करने जाते हैं तो आपका मटेरियल का ISO ड्राइंग का ग्रेड, मटेरियल में जो कौन सा ग्रेड है वो पता होना चाहिए। आपको ओरिएंटेशन ऑफ साइज ऑफ शेड्यूल, ओरिएंटेशन पता नहीं है कि आपको 90 डिग्री में लगाना था और आपने 45 डिग्री पे आपने फिटअप इंस्पेक्शन कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया, साइन कर दिया, तो वेल्डर वेल्डिंग मार देगा। तब जब साइड पे जाएगा या साइड पे आप रहेंगे दूसरा पाइप उसके साथ फिटअप होगा तो वो प्रॉपर तरीके से उसका ओरिएंटेशन अलाइनमेंट नहीं मिलेगा, वहां पे प्रॉब्लम होगा, तो आपको ओरिएंटेशन देखना बहुत जरूरी है। रूट गैप एज पर WPS होना चाहिए। WPS में 2 to 4 लिखा है तो 2 to 4 के बीच में ही होना चाहिए, 5 mm नहीं चलेगा और 1.5 mm भी नहीं चलेगा। आपको WPS में लिखा है वही रूट गैप होना चाहिए, बीवेल एंगल WPS में लिखा है उतना ही होना चाहिए। ओके, हीट नंबर, ट्रेसेबिलिटी, वो सब चीज आपको एज पर MTC चेक करना है, और सरफेस क्लीनिंग एंड मटेरियल इंस्पेक्शन भी आपको चेक करना है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल 20 mm और 3 टाइम्स ऑफ width व्हिचएवर इज ग्रेटर, ये आप हमने ऑलरेडी आगे पूरा डेप्थ में बात किया, ठीक है।
लिस्ट ऑफ 3 पॉइंट नीड इन चेक द ड्यूरिंग डायमेंशन ऑफ इंस्पेक्शन। तो आपको मटेरियल ग्रेड चेक करना है, मटेरियल लेंथ चेक करना है, साइज एंड शेड्यूल चेक करना है। तो मैं आशा रखता हूं आज का सेशन में आपका जो इंटरव्यू कैसा होता है, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, इंटरव्यू में हमारा क्लियर हो गया टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक में आपने पूरा आंसर दे दिया। पीआई इंटरव्यू आपका हो गया, ठीक है, ये सब चीज हो गया। फिर आपका आता है रिटर्न इंटरव्यू। कुछ बड़ी कंपनियां होती है वो रिटर्न इंटरव्यू भी प्रीफर करती है। तो रिटर्न इंटरव्यू में ये इतने सारे क्वेश्चन है, वो एक इंटरव्यू का मैं लिखा है, वो अभी डिस्कस किया है B31.3 के हिसाब से। तो रिटर्न इंटरव्यू में आपको ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और आपको लिख के भी आंसर देना रहेगा, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आंसर देना है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। रिटर्न इंटरव्यू अगर क्लियर होता है तभी जाके आपका पीआई होता है। देखो, मैं मेरी बात करता हूं तो मेरा यहाँ पे अभी जब इंटरव्यू हुआ, टेलीफोनिक और रिज्यूम उसने देखा, उसको बराबर लगा, उसके बाद में उसने रिटर्न इंटरव्यू लिया। रिटर्न क्लियर होने के बाद ही आपका पीआई होता है और पीआई होने के बाद सैलरी डिस्कशन। तो सैलरी डिस्कशन में मैं बोला कि आपको गलत नहीं बोलना है, जो सैलरी आपका करंट सिचुएशन में है वही बोलना है। भाई मेरा करंट इतना है। देखो, बड़ी कंपनियां हैं वो आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी मांगती है, ठीक है। तो आप ऐसा ब्लफ नहीं कर सकते कि मेरा 6 लाख है, 7 लाख है, एक्चुअली होगा आपका 4 लाख या होगा आपका 6 लाख और आप 7 लाख बोल देंगे तो आप गलत हो सकते हैं। तो आपको जो है उसके हिसाब से ही आपको इंटरव्यू करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं आगे का जो प्रोसीजर है वो आशीष सर के मैं हैंड ओवर करता हूं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। यस सर, बोलिए बोलिए सर। ये कह रहा था सर, इंस्पेक्शन कैस्केड जो है सर, हाँ हाँ जैसे कि आपने सर बताया कि डिसिमिलर मटेरियल में यूज करते हैं। हाँ हाँ तो सर हम लोगों ने सर यूज किया था जैसे यूजी पाइपिंग और एंटी पाइपिंग के जहाँ पे जंक्शन आता है वहाँ पे किया था। हाँ हाँ तो डिसिमिलर में भी करते हैं सर, ये डाउट था सर। हाँ, दोनों में कर सकते हैं। डिसिमिलर में ये स्ट्रिंग है कि यही करना है, लेकिन आप जनरल में भी ये यूज करते हैं तो वेल एंड गुड, आपके लिए अच्छा है भाई, अच्छा क्वालिटी वाला है, बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा अच्छा सर, एक दूसरा डाउट था। ओके सर, सर टेल। सर ये कह रहे थे कि जैसे आपने बताया कि सर पीएमआई ऑप्टिकल इमिशन वाला जो हम लोग उसमें डिफरेंशिएट करता है एल और एच में। हाँ ओके ओके, वो मैं कोड में दिखा देता हूँ आपको। कोड में दिखाए तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। एक इसमें दिख नहीं रहा है सर, एक्चुअल में वीडियो नहीं सर आ रहा है। मैं समझा नहीं सर, आप क्या बोल रहे हैं? मतलब जो सर लाइव हम लोग जो देखते हैं ना सर वीडियो, आपका जो आपका फेस नहीं दिख रहा है, शायद वो प्रॉब्लम है। अभी मैं नाइट ड्रेस पहना है अभी मैं, आप चाहते हैं तो मैं करता हूँ। चलो, आप आपका फरमाइश है। सर कोई बात नहीं, आप ग्रुप में भेज देंगे वो भी मार करके तो भी चलेगा। नहीं 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 नहीं, अभी अभी कर लेते हैं सर। कोई ग्रुप में फिर बाद में क्यों छोड़ने का। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ लिखा है ये सब चीज़। मैं ये कभी सर करवाएगा SAEP। सर मतलब उसमें ये था कि ये तो सर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पॉसिबल है, हाँ लेकिन अगर सर साइट पर अगर ऐसा डाउट रहेगा तो कैसे क्लियर हो पाएगा? वो मशीन ले जाना वहाँ तक पॉसिबल है क्या? ओके, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। वो मशीन का लिमिटेशन, सबका मशीन का अपना अपना लिमिटेशन है। वो मशीन का लिमिटेशन ये है ऑप्टिकल वाले का कि वो सब जगह पे पहुंच नहीं पाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर, मैं वेरी हैप्पी हुआ। देखो, PMI और मटेरियल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, इसमें डिफरेंट यहाँ पे दिखाया है। क्यों फ्लोरोसेंट इमिशन वो सब चीज़ तो आगे है, टाइप ऑफ PMI, लेकिन मैं आपको जस्ट डिफरेंट दिखा देता हूँ। प्रोसीजर, ठीक है, मेथड देखो यहाँ पे लिखा है मेथड, यहाँ पे एक्सरे इमिशन एनालिसिस और एक्सरे फ्लोरोसेंट एनालिसिस, देख रहे हैं आप? नहीं सर, ये नहीं हो रहा है सर, मेरा वीडियो दिख रहा है आपको? नो सर। एक मिनट, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा है। ચાલુ છે સર પણ વિશાલ દામરિયા જોયું નહીં હોય। સર જોવો તમે એક જ મિનિટ। रिमूव योर प्रेजेंटेशन बताए से, बीजा बटन बताए से, दूसरे सब लोगों को दिख रहा है सर? अभी देखो, अभी मैं एक SAES निकाला, दिख रहा है? ओके
सर आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बाकी सब लोगों को दिख रहा है सर। आप देखिए यहाँ पे, देखो ये मेथड में कभी इसका सेशन लेगा कभी, देखो बिकॉज ऑफ इनहरेंट लिमिटेशन ऑफ सम एक्सरे फ्लोरोसेंट एनालाइजर, क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल, देखो इसका लिमिटेशन ये है, इट इज नॉट पॉसिबल डिटेक्ट द ऑल एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट लाइटर देन सल्फर कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय दिस टूल, देयरफॉर द टेक्निक इज नॉट यूज्ड टू डिटेक्ट द कार्बन, जो कार्बन जो है कार्बन जो है वो सल्फर से लो वेट वाला है, फॉस्फोरस है वो सल्फर से लो वेट वाला है, तो ये सब चीज उसका एक लिमिटेशन है एक्सरे फ्लोरोसेंट का। लेकिन ये जो हमारा ऑप्टिकल इमिशन है उसमें ये लिमिटेशन नहीं है, उसमें हम लोग ये देखो मे बी यूज टू चेक द ऑल रिक्वायर्ड एलिमेंट इंक्लूडिंग कार्बन, तो उसमें हम कार्बन भी चेक कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है, देखो कौन कौन सा नहीं हम चेक कर सकते, इट इज नॉट एट दैट सम ऑफ newer X-ray fluorescent analysis can analyze the elements such as manganese, aluminum, silicon, phosphorus, such sulfur which are is lighter than sulfur, ठीक है। कुछ अभी नया इनोवेशन हुआ है उसमें, कुछ वो मशीन भी थोड़ा बहुत डेंजर है, ज्यादा कॉस्ट वाला है, लेकिन हमको जनरली अगर 316L और 316H का अगर डिस्कस करना है तब हमको ऑप्टिकल इमिशन ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन ऑप्टिकल इमिशन का भी एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है कि वो एकदम साइट के ऊपर में एकदम कॉर्नर पे हमको थोड़े बहुत वहां पे जगह का प्रॉब्लम है, वहां पे हम जाके नहीं चेक कर सकते क्योंकि वो पोर्टेबल है, इसको उठाने के लिए 2 से 3 लोग साथ में चाहिए, उसके साथ आर्गन सिलेंडर चाहिए। आर्गन सिलेंडर इसके लिए चाहिए क्योंकि आर्गन जो है वो प्यूरिटी उसमें 99.999% प्यूरिटी होना चाहिए, और वो प्यूरिटी उसमें एक एज ए एनर्जी काम करता है। जैसे हमारा बॉडी फूड खाता है, फूड लेता है, जैसे हम फूड लेते हैं और हमारा बॉडी चलता है, हमारा जो ये है हमारा क्या बोलते हैं, हमारा बाइक है वो उसमें पेट्रोल डालते हैं वो चलता है, वैसे ये ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोग्राफ है वो उसको आर्गन चाहिए फूड के तौर पे, ऐसा ही आप समझ लो एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। उसको वो आर्गन चाहिए तो आर्गन का सिलेंडर हम साथ में रखते हैं, तो कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है वो मशीन। एक तो मशीन पहले तो डिब्बे जैसा है बड़ा, वो पुराने जमाने में जो हमारा लैपटॉप आता था ना, वो सॉरी हमारा डेस्कटॉप आता था वैसा, और उसके साथ सीपीयू भी है, तो इसके साथ भी सीपीयू है, ठीक है, और उसके साथ आर्गन सिलेंडर है, तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से एकदम कॉर्नर पे हाइट पे वहां पे पोर्टेबल नहीं हो सकता है। लेकिन एक्सरे फ्लोरोसेंट एकदम गन वाला है, साला जेब में लेके जाओ, घूमो, चलो इंस्पेक्शन करो, ठीक है। ओके सर, और किसी को कोई क्वेश्चन है सर? हाँ सर बोलिए सर। यस सर, यस टेबल नंबर 2 सर। क्या हुआ सर? साइज 8206 PMI का स्टैंडर्ड में। हाँ टेबल नंबर 2 सर, बेसिक एलिमेंट्स टू बी वेरीफाइड। और इसी में आप बोल रहे हैं? हाँ टेबल नंबर 2 में, हाँ बोलिए। बेसिक अलॉय सर वो थोड़ा टेबल स्लाइडली कंफ्यूजिंग है सर, क्या आप थोड़ा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? हाँ प्रॉपर्ली करेगा सर। इसका है ना, मैं आपके फरमाइश के ऊपर स्पेशली मैं SAES A206 पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन, ये पूरा जो है उसमें पूरा का पूरा मैं समझाएगा, चलो ठीक है। ये इसका पूरा मैं वीडियो बनाएगा, ऐसा है तो वीडियो नहीं तो हम एक सेशन करेंगे अलग से, ठीक है सर। मैं इसी का खाली एक लाइन बाय लाइन इसको समझाएगा, आपको सेटिस्फाई होगा वैसा मैं समझाएगा, ठीक है सर। ठीक है सर, ओके, और किसी को कोई डाउट है सर? ओके सर, थैंक यू।